क्लास 10 कक्षा 10 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स देख रहे हैं। इसमें कोड है 402 और यूनिट देख रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। हम चर्चा करने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की, कैसे तनाव मुक्त रहा जाए और कैसे तनाव का प्रबंधन किया जाए। सेल्फ मैनेजमेंट यानी कि सेल्फ पहले क्या होता है? सेल्फ मतलब होता है आप। तो जैसे आपने मैनेजर सुना होगा, मैनेजर क्या होता है? बहुत सारे लोगों को मैनेज करता है, चीजों को मैनेज करता है। लेकिन जब अपने आप को मैनेज करने की बारी आती है, यानी कि अपने आप का प्रबंधन करना होता है, जिसको हम सेल्फ कंट्रोल भी कहते हैं, जिसको हम स्व नियंत्रण भी कहते हैं। इसका मतलब यह है हमारे पास कितनी एबिलिटी है, कितनी काबिलियत है कि हम अपने इमोशन को, यानी हंसी खुशी, एंगर, थॉट्स जो हमारे दिमाग से निकलती हैं चीजें, हम सोचते हैं, और हमारा क्या व्यवहार है, व्यवहार अलग अलग सिनेरियो में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग सिचुएशन में। इसमें बहुत सारी चीज आती है। जैसे पहले तो अपने आप को मोटिवेट करते रहना है, यानी कि आगे बढ़ने के लिए एनर्जेटिक रहना है, ऊर्जावान रहना है, और आगे की जिंदगी के जो हमारे ध्येय हैं, हमारे गोल हैं, हमारे लैंडमार्क हैं, उनको कैसे हम अपना प्रतिबंधित करें और उसके तरफ हम आगे बढ़ें। जो लोग, जिनके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग या कहेंगे बहुत प्रखर या प्रचुर मात्रा में वो स्किल या हुनर होता है जिसमें वो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, अपने ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, वो हमेशा दूसरों से बेटर होते हैं। जितने भी नौकरी देने वाले लोग हैं, कंपनियां हैं, वो उन लोगों को ज्यादा पसंद करती हैं, उनको ज्यादा नौकरियां देती हैं जिनके पास ये हुनर है अपने आप को मैनेज करने का, अपने आप पे नियंत्रण रखने का। सेल्फ मैनेजमेंट की अगर मैं बेसिक्स की बात करूं, तो अगर जिंदगी के किसी भी आयाम को ले लें, आप घर की बात करें, हाउस की बात करें, अपने पर्सनल रिलेशनशिप की बात करें, या आप थोड़ा सा बाहर चले जाइए, लोगों से सोशल लाइफ के बारे में बात करिए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ, हर जगह ये चीजें सेल्फ मैनेजमेंट, अपने आप पे नियंत्रण रखना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं और कोशिश हमें करनी चाहिए कि चाहे डिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, जितने भी कानून नियम हैं उनको हम फॉलो करें और उनको माने। समय बहुत बड़ी चीज है। समय को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, हमारे जिंदगी के जो आयाम हैं उनको कैसे तय करेंगे, कोई दिक्कतें आती हैं उनको, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उनसे निदान पाएंगे, लोगों के साथ किस तरीके से काम करेंगे, इसको हम टीम वर्क कहते हैं। और जो काम, जिस चीज की पढ़ाई की है, जिस चीज की लिखाई की है, नहीं भी की है, तो जो भी काम में आप माहिर हैं उसको कितने अच्छे से करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं एक बच्चा है, उसको कहा गया है कि देखिए ये कैंडी या चॉकलेट या जो भी टॉफी है इसको नहीं लेना है। तो ये बेचारा सेल्फ कंट्रोल कर रहा है, और ये जब कर सकता है तो हम तो समझदार लोग हैं। कौन कौन सी चीजें हमको मास्टर करनी चाहिए अगर हमको जिंदगी में सक्सेस पानी है? तो पहली चीज इसमें जो पहला हुनर आता है या पहली कोशिश होगी वो होगी सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब हम क्या हैं। हमको अपने दोस्तों से, यारों से, अपने सगे संबंधियों से अपने बारे में जानकारी लेनी होगी। अपनी पर्सनालिटी या फिर हम जो हैं, हम इनसाइड से क्या हैं, हम सोचते क्या हैं, वो सब हमें पता होना चाहिए। और जो काम हम करना चाहते हैं, उस किस काम में हम अच्छे हैं वो हम जाने। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी कोई परिस्थिति बनती है, उसको हम कैसे हैंडल करें, उसका सामना कैसे करें, और उसको किस तरीके से, अच्छी तरीके से हम पार पा पाएं, ये सेल्फ अवेयरनेस होता है, अपने बारे में जानकारी। उसके बाद आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी, कोई भी काम हो रहा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके टीचर ने आपको कोई काम दिया, उसको आप करिए, कंप्लीट करिए। मान लीजिए मंडे तक देना है तो मंडे तक आप दे दीजिए उसको, संडे को कंप्लीट कर लीजिए। और एक और चीज है, अगर आप नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश हमेशा नहीं कर पाते हैं, तो आपको ये बताना होगा या पहले ही इन्फॉर्म करना होगा, पहले ही उनको जानकारी देनी होगी कि मैं इस कारण से नहीं कर पाया। लेकिन कोशिश करिए हमेशा जिम्मेदारी से काम करें। टाइम मैनेजमेंट, समय जो है किसी के लिए नहीं रुका आज तक, हमेशा बढ़ता रहता है। तो अपने एक टाइम टेबल बनाइए, उसको रिलीजियसली, धार्मिक, जैसे धर्म का पालन करते हैं लोग वैसे पालन करिए। कोई भी अपनी जिंदगी में अगर आपने ऐसी आदतें पाली हैं या ऐसी चीज कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है, जो आपका समय खराब कर रहा है, उसको पहली फुर्सत में बाहर फेंक दीजिए, हटा दीजिए अपनी जिंदगी से। एडेप्टेबिलिटी की जहां तक बात आती है, यहां पर देखिए, इससे अच्छा ज्यादा समझ में आएगा आपको। ये जितनी छतरी है उतनी ही आप है, जितना चादर है उतने पैर फैलाइए,
ये तो अलग बात है, लेकिन एक और चीज इसमें आती है कि जो सिचुएशन, जो सिनेरियो या जो भी परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं, उस हिसाब से आप अपने आप को परिवर्तित कीजिए, अपने आप को चेंज कीजिए। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं मैं ये नहीं कर सकता, ना ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल वो नहीं होना है, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं दिस इज हाउ आई एम, ये नहीं करना है। आपको परिवर्तित होना चाहिए कि नए चेंजेस, थोड़ा सा ट्रांजिशन आपको लाना होगा अपनी जिंदगी में, थोड़ा अडेप्टेबल बनना होगा, यानी परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना होगा, जैसे गीली मिट्टी अपने आप अपना शेप बदल देती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, टेंशन। किसी चीज से अगर कोई परेशान है उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। तो इस स्ट्रेस का मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, इसका प्रबंधन कैसे करेंगे, इससे पार कैसे पाएंगे। आपको एग्जांपल देता हूं, आपका एग्जाम है कल, ऐसा कोई नहीं होगा जो थोड़ा सा स्ट्रेस में नहीं होगा, थोड़ा प्रेशराइज फील नहीं करेगा। वो ये सोचेगा अरे कल जो आने वाला है शायद मैंने नहीं पढ़ा, या कल ये ना आ जाए जो मैंने नहीं पढ़ा, या कल को कोई अलग क्वेश्चन ना आ जाए, मेरे मार्क्स ना कम आ जाए। तो अपनी जिंदगी में सफलता ना पाने की जो एक गरज है, जो एक चिंता है, इसी को हम तनाव कहते हैं। ये एक छोटा सा तनाव है, इससे बड़े बड़े तनाव आते हैं। लोगों के बच्चे जो पैदा होते हैं वो जिंदगी भर उनको परेशानी होती है, लेकिन ऐसे लोग भी जिंदगी में जी रहे हैं। हमारे लिए तो स्ट्रेस है ही नहीं। अगर आपको स्ट्रेस के बारे में बात करो, ऐसे लोग जो जहां पर बमबारी होती है, जहां पर पानी के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, वो स्ट्रेस की मात्रा हम इमेजिन नहीं कर सकते। स्ट्रेस बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो आप जिंदगी में कैसे सक्सेस अचीव करेंगे। लेकिन होता यह है कि स्ट्रेस, जैसे मैंने कहा कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, तो जहां खुशी होगी वहां गम भी होगा। लेकिन जब ये स्ट्रेस आपका बहुत समय तक चलता रहे, ये तनाव आपके जिंदगी में या जिंदगी में इफेक्ट करने लगे, तब ये आपके शरीर को भी खराब करेगा, हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके अलावा दिमागी तौर पे आपको डिप्रेशन में ले जाएगा, हाइपरटेंशन में ले जाएगा, आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, आप ठीक से अपने काम में ध्यान नहीं दे पाएंगे, आपकी नींद नहीं होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। तो तनाव होता क्या है, तनाव का मतलब क्या है? तनाव का मतलब ये है, ये बहुत सारी चीजों से रिलेटेड होता है। इमोशनल, यानी आपका कोई नुकसान हो गया, आप इमोशन, आपके खुशी, आपका जो दुख है, वो चीजें आ रही है इसमें। दिमागी तौर पे आपको मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, कोई आपके शरीर में दिक्कत आ गई, जैसे मान लीजिए आपके कमर में दिक्कत आ गई, या आपको कोई भी दिक्कत हो सकती है ना, फिजिकल, जैसे बॉडी में कोई आप शुगर के पेशेंट हो गए, तो ये बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। कभी सोशली आप रिएक्ट करते हैं, कोई जाति के बारे में, कोई रिलीजन के बारे में बोल देता है, आप एकदम रिएक्ट कर जाते हैं। और कई बार हम जो डिमांड और थ्रेट के बारे में बात करते हैं, वो सबसे बड़े कारण है इसके स्ट्रेस के, इनको हम स्ट्रेसर्स कहते हैं। तो डिमांड और थ्रेट क्या हुआ? मान लीजिए आपको गाड़ी चाहिए अपने पिताजी से, अब बाइक आपको मिल नहीं रही है, आप आ गए स्ट्रेस में क्योंकि आपको बाइक नहीं मिल रही है। ये डिमांड है, इसकी जरूरत है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन आपकी जब डिमांड्स पूरी नहीं होती, आपकी जरूरत पूरी नहीं होती, कभी भी कहते हैं कि भाई जरूरत की जरूरत क्या है, क्योंकि हमारी जरूरत से ज्यादा है, इसलिए जरूरत की जरूरत है ही नहीं, ये स्ट्रेसर है। दूसरा होता है थ्रेट। थ्रेट जरूर हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए आप ऐसे जंगल में जा रहे हैं, वहां पर आपको भेड़िए हो गया या जंगली जानवर का खतरा हो सकता है। अगर आप ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं जहां पर बहुत सारे दूसरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और वहां पर कुछ ऐसी चीज हो जाती है, तो आपको हमेशा थ्रेट रहेगा कि भाई कोई हो ना जाए, तो हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे आप। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं इस थ्रेट, इस चीज के। देखिए, मान लीजिए आपका एग्जाम आने वाला है और आपको लग रहा है कि यार मैं तो प्रिपरेशन नहीं कर पाया, या मैं किसी समस्या में था, तो ये आपको स्ट्रेस देता है, ये आपको तनाव देता है, टेंशन देता है। इसके अलावा अगर आपकी जिंदगी में किसी का लॉस हो जाए, आपके मदर का, आपके फादर का, आपकी गर्लफ्रेंड का, आपके ये तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार ये सबसे बड़ा बोझ है अपने कंधे पर अपने बच्चे का कि अर्थी ले जाना। कई बार बहुत ज़्यादा हमने ये देखा है कि ये आते ही जो माएँ हैं या पिताजी हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, और इसकी हम क्या कल्पना करेंगे, जो हमारे पास है तो स्ट्रेस है ही नहीं। इसके अलावा ये होता है कि कभी कभी हम लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, हमारे लैंग्वेज पे हमारा कमांड नहीं होता है, हम ठीक से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते। ये हमारे लिए एक बड़ा स्ट्रेस का या कहें कि तनाव का कारण होता है। और सबसे बड़ा देखा गया है कि जो नाइट टाइम होती है, इसमें सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। पता है आपको क्यों होते हैं? क्योंकि स्लीप नहीं हो पाती, लोग सो नहीं पाते, और ना सोने के कारण बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो जब ये इतना बड़ा कांड हो सकता है, तो लैक ऑफ स्लीप, अगर आप 7 या 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं डेली, तो आप हमेशा स्ट्रेस्ड रहेंगे, हमेशा तनाव में, दिक्कत में, शारीरिक परेशानी में रहेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, टेंशन को किस तरीके से
आप एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल कैसे उसको डील करेंगे, क्योंकि स्ट्रेस तो कभी खत्म नहीं होगा। मान लीजिए आपको किसी को फोन करना है, बैटरी आपके मोबाइल की लो हो गई, तो ये एक स्ट्रेस है। आप कहीं जा रहे हैं, बहुत जरूरी पहुंचना है, आपकी बाइक में पंचर हो गया है ना, या गाड़ी खराब हो गई, ये स्ट्रेस है। स्ट्रेस तो आपको आना ही आना है, लेकिन कई बार स्ट्रेस अच्छे होते हैं और स्ट्रेस जरूरी भी है जिंदगी में। मान लीजिए ये फायर अलार्म है, फायर अलार्म का आवाज आते ही आप एकदम टू 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 करके बहुत सारी चीजें बजती हैं। अब ये स्ट्रेस ये इसलिए होती है क्योंकि आपको स्ट्रेस आए। ये स्ट्रेस जो होता है ये आपको अलर्ट करता है। अलर्ट किससे करता है? जो आने वाला खतरा है उससे आपको अलर्ट करता है। तो स्ट्रेस जरूरी है। कई बार आपको कोई असाइनमेंट कंप्लीट करने होते हैं, कई आपका एग्जाम होता है या कोई चीज होती है, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी होती है या फिर कोई काम कंप्लीट करके देना होता है, तो ये स्ट्रेस तो अच्छा है। स्ट्रेस जो डेडलाइन का है वो अच्छा है ना। लेकिन होता यह है कि जब ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा समय तक रहे, बहुत ज्यादा समय तक रहे, तो ये ऑपोजिट इफेक्ट में आता है, यानी कि आपको, आपके शरीर को, आपके दिमाग को पूरी तरीके से खराब करता है। यानी कि आपके दिलो दिमाग और आपके शरीर को ये खराब करेगा। तो आप जो कर सकते थे वो भी आप नहीं कर पाएंगे। चाहे स्कूल की बात कहें, चाहे आपके रिलेशनशिप में बात करें, पत्नी हो, बच्चा हो, बीवी हो, पिता हो, किसी के साथ भी आप ठीक से बिहेव नहीं कर पाएंगे। आपका व्यवहार वैसा नहीं रहेगा क्योंकि आप स्ट्रेस में होंगे, तनाव में होंगे, क्योंकि आप तनाव से गुजर रहे हैं हर दिन प्रतिदिन। तो कैसे हम मैनेज करेंगे स्ट्रेस को? इसके लिए हमको एक प्लान बनाना होगा। हमें जानना होगा कि भाई कैसे हमारे जो दिनों दिन के प्रेशर है, इसको मैं किस तरीके से अच्छी तरीके से डील करूं। यानी अपनी जिंदगी, अपना काम, अपने रिलेशनशिप, आपकी जो भी आपकी लोगों से रिलेशन है, ये सब आपको देखना होगा कि कहां कौन सा तनाव आ रहा है, किस तरीके से मुझे इससे पार पाना है। और आपको रिलैक्स करना होगा। रिलैक्स करना मतलब पिक्चर देख सकते हैं, आप मूवी देख सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। और फन बहुत जरूरी है। जैसे कोई भी आप रिक्रिएशन का काम कर सकते हैं, जो यंग लोग हैं वो अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ध्यान रखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट की 3 चीजें हैं जिसको हम ABC कहते हैं। अब ABC देखिए क्या क्या है। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है इसमें 3 चीजें आती हैं, ABC। देखिए ABC में A आता है एडवर्सिटी। इसको हम कहते हैं स्ट्रेसफुल इवेंट। एडवर्सिटी मतलब जो आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। मान लीजिए आप किसी एग्जाम में पास होना चाहते हैं, मान लीजिए आप IIT में एंट्रेंस लेना चाहते हैं, लेकिन वो एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। ये स्ट्रेसफुल है, स्ट्रेस है, एडवर्सिटी है। बिलीफ, इसका मतलब ये है कि किस तरीके से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं किस तरीके से बिहेव करूंगा, या ऐसा हो गया तो मैंने बिहेव अच्छी तरीके से नहीं किया। ये सारी बिलीव्स में आते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज और एक्शंस एंड आउटकम्स ऑफ द इवेंट। अगर कोई ऐसी चीज हो जाती है, मान लीजिए मैंने लॉटरी का टिकट लिया और मैंने सारे पैसे लॉटरी में लगा दिए और मैं जीत नहीं पाया, तो मेरी जिंदगी तो उसी समय स्टैंड स्टिल हो जाएगी। इसे हम कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं, रिजल्ट कहते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर आप स्ट्रेस का, तनाव का प्रबंधन करते हैं, इसको समझते हैं और किसी तरीके से आप में हुनर है कि इसको आप प्रबंधित कर सकें, यानी सेल्फ मैनेजमेंट कर सकें या अपने आप सेल्फ कंट्रोल, स्वयं में नियंत्रण कर सकें, तो बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ खुशनुमा होगी। आप अपने कामों को समय पे कंप्लीट कर पाएंगे, उनको फिनिश कर पाएंगे। इसके अलावा आप खुश रहेंगे, और आप खुश रहेंगे तो आपका शरीर खुश रहेगा, दिल खुश रहेगा, दिमाग खुश रहेगा, और आपके आसपास के लोग, चाहे फ्रेंड हो, फैमिली हो, सब खुश रहेंगे। आप ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। ऊर्जा आप परिवार को देख सकते हैं, सोसाइटी को दे सकते हैं, समाज को दे सकते हैं, और एक अच्छी जिंदगी आप जी पाएंगे जिसके लिए आप जन्मे हैं। 3 स्टेप्स क्या हो सकते हैं एक स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए? 3 क्या स्टेप हो सकते हैं? अगर आपको अच्छी तरीके से ऐसे जीना है, खुशनुमा जीना है, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले चीज जो आपको करनी होगी वो ये है कि पहले ये समझ लीजिए कि आप स्ट्रेस हैं कि नहीं। आपको अगर यही नहीं पता लगेगा कि आप स्ट्रेस है कि नहीं, तो आप कैसे इसको स्ट्रेस को जानेंगे और उसका निदान कैसे कर पाएंगे। तो पहले देखिए, या आपको सर दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, दुखी हैं आप, किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, या डर आपको लगता है, किसी चीज के बारे में सोचते हैं आपको डर सा महसूस होता है, बटरफ्लाई इन द स्टमक होती है। अगर आप ये सब चीजें हैं तो इसका मतलब आप स्ट्रेस में हैं, आप तनाव में हैं, आप टेंशन में हैं, आप मानसिक दबाव में हैं। उसके बाद आप ये जानने की कोशिश करिए कि स्ट्रेस को किस तरीके से दूर किया जाए, या ये कहें कि कौन सी चीज आपको स्ट्रेस दे रही है। ये सब जो चीजें हो रही क्यों हो रही है? क्या आपके एग्जाम के कारण, पढ़ाई के कारण, आपके परिवार में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी आ रही है? क्या आपके पास पैसे नहीं है? क्या आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं? ऐसे तमाम कारण हो सकते हैं जिसको आप जान सकते हैं कि मुझे क्यों स्ट्रेस हो रहा है, क्यों मैं तनाव में हूं। और उसके बाद आखिर में जब आप ये जान जाएंगे, तब आप लगाएंगे अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड, यानी कि वो सारी तकनीकें जिससे आप स्ट्रेस को दूर कर पाएंगे। पहली चीज, टाइम, समय। आपका जो जरूरी काम है, हम लोग क्या करते हैं ना कि ऐसी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं, यार पड़ोसी के घर कार आ गई,
या पड़ोसी का जो शर्मा जी का लड़का है वो तो उसने ये क्लियर कर लिया, वो एग्जाम क्लियर कर लिया। हम दूसरों की चिंता करते हैं, हम अपनी चिंता नहीं करते। हमारा एक समय है, हमारी एक जिंदगी है, हम दूसरों पे कहाँ पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं है ना। हम जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कैसे काम नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपको अपने दोस्त के पास जाना है, या अपने पार्टनर के पास जाना है, या अपने माँ बाप के पास जाना है, या अपने किसी भी जिन पे आप विश्वास करते हैं उनके पास जाना है, उनसे बात करनी है और उनकी राय सुननी है। क्योंकि आप जब स्ट्रेस में होते हैं तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपको किसी ना किसी की राय लेनी पड़ेगी। वो इस तरीके से, अगर आप विदेशों में जाएंगे तो वहाँ काउंसलर होते हैं, एक घंटे के 100 डॉलर ले लेते हैं और वो आपको केवल काउंसल करते हैं। आप बोलते हैं वो सुनते हैं। आपको रिलैक्स करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, आप योगा कर सकते हैं, पिक्चर देखिए आपके फेवरेट स्टार की, और सबसे बड़ी बात है वो सारी चीजें करिए जो आपको खुशी देती है, जो आपको आनंद देती है। गलत काम नहीं करना है, जो लीगल काम है वो करने हैं। मैनेजमेंट टेक्निक्स, किसके मैनेजमेंट की बात हो रही है? ये हो रही है स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो आपको तनाव होता है, प्रतिदिन होता है, क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, खुशी आती है, कभी गम आता है, कभी खुशी आती है, तो ये स्ट्रेस होता रहेगा, ये एक पार्ट है लाइफ का। लेकिन इससे हम कोप अप कैसे करेंगे, इसको हम प्रबंधित कैसे करेंगे? पहली चीज इसमें आती है टाइम मैनेजमेंट। समय बहुत बलवान है, तो अगर आपकी जिंदगी में जो समय है जितना, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है, 60 साल 70 साल हम लोग जीते हैं, आधा समय तो हम सोने में निकाल देते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप टाइम अच्छे से मैनेज करते हैं तो ये अपने आप आपका स्ट्रेस रिलीव कर देगा। एक ही चीज के पीछे सोचते रहेंगे हमेशा, वही करते रहेंगे हमेशा, तो आपको स्ट्रेस होगा, तनाव होगा। दूसरी बात आती है इसमें फिजिकल एक्सरसाइज और फ्रेश एयर। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, जैसे आजकल योगा है, मेडिटेशन है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। तो स्ट्रेस हमेशा ये देखा गया है कि अगर आप हेल्दी हैं, मतलब आपकी बॉडी फिट है, तो आपको स्ट्रेस तनाव झेलने की आपकी जो क्षमता है बढ़ जाती है। योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, या आप अनुलोम विलोम करिए, डीप ब्रीदिंग लीजिए, ये सब चीज़ें आपके शरीर में जो तंत्रिका हैं, ब्लड सर्कुलेशन है, इसको बढ़ाती है और आपके बॉडी को रिलैक्स करती है, आप आराम से रह पाते हैं। अगर आप वॉक कर सकते हैं, जैसे आजकल तो पॉसिबल नहीं है, कोरोना काल चल रहा है, लेकिन अगर आप जब आप ये सब ठीक हो जाएगा तो आप वॉक करिए, अपने छत पे वॉक करिए। आपको फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की आजकल बहुत बात है, और आप एक्टिव रहेंगे। तो कहने का मतलब ये फिजिकल एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है। कुछ भी कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है या जिसमें आप बेहतर समझते हैं। फिर उसके बाद आता है खाना। खाना बहुत जरूरी है, मिनरल, विटामिन, जो भी है प्रॉपर, आपके सॉल्ट, ये सब पूरे होने चाहिए बॉडी में। तो बैलेंस डाइट खाइए, यानी दाल, रोटी, सब्जी, फ्रूट खाइए, और जैसे मैंने कहा कि ये सब चीज़ें स्ट्रेंथ बढ़ाती है, और आप इम्यूनिटी अपनी अच्छी रखिए, तो आप खुश रहेंगे, स्ट्रेस से दूर रहेंगे। पॉजिटिविटी, हमेशा अच्छी चीज़ों को, जैसे हेल्दी डाइट मैंने आपको बताया ना, खाना अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसी एक और चीज़ आती है इसमें, पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं, कई लोग हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, समाज में भी कई नेगेटिविटी है, उससे आप दूर रहिए। आपको केवल जो ग्लास है ना, अगर ये आधा है तो आपको आधा भरा देखना है, आधा खाली नहीं देखना है इसको। क्योंकि जब भी आप नेगेटिविटी होगी आपको और स्ट्रेस होगा और तनाव होगा। हमेशा अच्छी चीजें देखिए और पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। जैसे मान लीजिए आपके मार्क्स कम आ गए, तो आप क्या बोलेंगे? अरे यार मार्क्स कम आ गए, दुखी हो जाएंगे। क्या मार्क्स, जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती, इंप्रूव करेंगे हम, यहाँ पर कोशिश करेंगे और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। आपकी जो एकेडमिक लाइफ है, यानी क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, जो भी चीज़ आपकी क्लास में हो रही, चाहे टेस्ट हो रहे हो, उसमें आप बिल्कुल एकदम अपना टाइम व्यतीत करिए और उस ऑन टाइम रहिए। असाइनमेंट करना है तो असाइनमेंट को टाइम पे करिए। देखिए कि भाई जो टाइम है वो कहीं आपसे डेडलाइंस मिस ना हो जाए। आपको समय के अनुसार सारा काम करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब समय के अनुसार नहीं कर पाएंगे तो आपको तनाव होगा। सीधी सी बात है कि अरे यार ये नहीं कर पाया, ये नहीं हो पा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है स्लीप। सोना बहुत जरूरी है, कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप बहुत जरूरी है। ये क्या होता है कि जैसे आप रिचार्ज होते हैं ना, जैसे आप मोबाइल आपका होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, फिर आप रात को चार्ज करते हैं तो वो दोबारा दिन भर चलता है, चार्ज हो जाता है। ऐसी बॉडी है, तो बॉडी को सोना बहुत जरूरी है ताकि आपको रिचार्ज मिले, बॉडी ब्रेन दोनों ही। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात आती है, वो है खुशी। खुशी हर आदमी को चाहिए, तो आप हॉलीडे पे जाइए, अपने दोस्तों के, अपने रिलेटिव के घर जाइए। अभी आजकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब भी सब ठीक हो जाएगा, सबको या तो हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी या फिर सबको इंजेक्शन लग जाएगा, तो फिर वैक्सीनेशन लग जाएगा, तो फिर आप जा सकते हैं। अपना जो नॉर्मल रूटीन है उससे आप ब्रेक करेंगे, मतलब उससे थोड़ा दूर जाएंगे, तो आपको तनाव कम रहेगा। एक ही चीज़ करते रहेंगे ना, तो फिर तनाव रहता है। दोबारा आइए, फिर खुशी से अपना काम शुरू करिए। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। अपना काम आप अलग से कर पाएं, किसी की जरूरत ना पड़े।
यदि आप एक शांत आदमी हैं, शांत बन सकते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं, तभी आप अपना काम सही से कर पाएंगे और इंडिपेंडेंटली कर पाएंगे बगैर किसी के मदद लिए हुए। इसका मतलब क्या हुआ है कि आपको अपने आप को सेल्फ अवेयर करना है, अपने बारे में जानना है और अपने बारे में जान के अपने आप को मॉनिटर भी करना है। क्या मैं गलत कर रहा हूं, क्या मैं सही कर रहा हूं, कोई टाइम टेबल मैंने बनाया है वो सही कर रहा हूं, मैंने जो बात की है वो गलत तो नहीं की। अपने आप को हमेशा करेक्ट करना है, क्योंकि गलतियां आपको खुद पता लग जाएंगी और उनको सही करना आपकी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात, आपको करना क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए, और जब आपको पता रहेगा तो आप उसे करेंगे। हमेशा इनिशिएटिव खुद लीजिए, खुद आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई आप कोई और काम कर दे या मैं ये ना कर पाऊंगा। आपको लीडरशिप क्वालिटी दिखानी पड़ेगी, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और अपनी अगर गलती हो जाती है तो उसको मानिए। कोई भी गलती हो जाती है उसको मानने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। गलतियां होती हैं इंसान से, किसी और को ब्लेम मत करिए। और फिर पढ़ाई, स्टडीज, हमेशा नई चीज सीखिए और नई चीज जानने की कोशिश करिए और अपना जो पढ़ाई का तंत्र है उसको हमेशा चलाते रहिए, जिंदगी भर ये चलता रहना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका मतलब ये होता है कि अपने आप की इमोशंस जो है, इमोशन क्या होती है, जैसे आप हैप्पी हैं, खुश हैं, आप सैड हैं, आप एंग्री हैं, ये सब के आपके इमोशंस होते हैं। तो अपने इमोशंस को अगर आप मैनेज कर सके, है ना, खुशी गम को मैनेज कर सके, और इसके अलावा आप दूसरों के भी ये जो इमोशन है, फीलिंग है, उनकी मनोभावना है, उनको अगर आप किसी तरह हैंडल कर सके, मैनेज कर सके, प्रबंधित कर सके, तो कितना अच्छा रहेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस हम इसी को कहते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, इसमें इमोशन, क्योंकि इमोशन दिल से रिलेटेड होता है, कई बार कहा जाता है, और जो इंटेलिजेंस होता है वो दिमाग से रिलेटेड होता है। तो दिल और दिमाग दोनों का काम है यहाँ पर। तो तीन चीजें इसमें आती हैं इमोशनल इंटेलिजेंस में। इमोशन जैसे मैंने बताया आपका भाव, और इंटेलिजेंस मतलब आपकी समझदारी, दोनों को मिला के बता रहा हूं। तो इमोशनल अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि अपने बारे में जानना कि भाई आपकी इमोशन, जैसे आप कुछ भी किसी बच्चे के साथ कुछ होते देखते हैं तो एकदम रोने लगते हैं, या आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप बिल्कुल दुखी हो जाते हैं। तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। चलिए, चीज़ें होती हैं, अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है कि भाई ये जो चीज़ मुझे है ना, इससे मैं दूर रहूं या फिर इसको किसी तरीके से कंट्रोल करूं। हार्नेसिंग इमोशन, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा भाव उद्गार है, रो देते हैं, हंस देते हैं, गुस्सा कर जाते हैं, वो सब चीज को आप सही जगह चैनलाइज करिए, एनर्जी को सही जगह चैनलाइज करिए, उसको उस जगह ले जाइए जहां पर आप अच्छी सोच रखें और आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सॉल्व करने में आप मदद कर सके। इमोशन से तो आपका नुकसान ही होगा। किसी के सामने आप गुस्सा करेंगे, आपको नुकसान होगा। किसी के सामने रो देंगे, आप वीक समझे जाएंगे। जबरदस्ती में हंस रहे हैं तो फिर आपको बेवकूफ समझा जाएगा, है ना। उसको सही जगह लगाइए। मैनेजिंग इमोशन, अपने इमोशन को, अपनी खुशी, अपनी दुख, इन सब को आपको मैनेज करना है और आपको दूसरों का भी मदद करना है। अपने आप को संभालिए और दूसरे को संभालिए। कोई अगर दुखी है तो उसका सपोर्ट बनिए, उसकी मदद करिए, राइट। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है ये काफी मदद करता है आपकी। क्या मदद करता है आपकी, कि आप अपने फैमिली के साथ, मतलब आपकी बीवी हो सकता है, बच्चा हो सकता है, चाचा ताया, और आपके फ्रेंड्स, फैमिली और फ्रेंड दोनों के साथ आप एक अच्छे ताल्लुक रख सकते हैं अगर आपका इमोशनल बैकग्राउंड मतलब ब्रेकडाउन नहीं होता और अपने इमोशन को, अपने फीलिंग्स को या अपने भावोद्गार को आप समझदारी से उपयोग कर सके, समझदारी से उसका उपयोग कर सके, ना कि उसको लेके आप बैठे रहें और दुखी होते रहें। एक एग्जांपल देता हूं आपको। रवि और उनके जो बेस्ट फ्रेंड है शिव, ये क्या कर रहे हैं, एक एनुअल स्कूल डांस कंपटीशन चल रहा है ना। दोनों सोलो अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे मैंने कहा रवि और शिव, इसमें ये होता है कि शिव जीत जाते हैं। मान लीजिए ये रवि है और ये शिव ये जीत जाते हैं। अब होता यह है कि रवि बहुत नाराज होते हैं, ये इन पे गुस्सा कर जाते हैं, मतलब चीखते चिल्लाते हैं, क्योंकि उस स्पर ऑफ द मोमेंट होता है, गुस्सा आ जाता है, आप इस पे चिल्ला जाते हैं और 3-4 घंटे तक इनसे बात नहीं करते। लेकिन रवि जो है यहां पर आप देखें, ये इंटेलिजेंट आदमी है ना, ये समझदार आदमी है। होता यह है कि जो एक आदमी, देखिए एक आदमी हार रहा है, एक आदमी जीत रहा है। अगर आप कोई जीत जाता है, शिव अगर जीत जाता है तो रवि उसको गुस्सा कर रहा है ना। अगर रवि इंटेलिजेंट होता, इमोशनली इंटेलिजेंट होता, तो वो क्या करता, उसको डिफीट मिल गई, चलो हार गए, उस डिफीट को वो एक्सेप्ट करता, वो असफल हो गया कोई बात नहीं, लेकिन उसको ग्रेसफुली लेता और इससे हाथ मिलाता और कहता कि बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत शानदार काम किया, और अगले कंपटीशन में मैं पूरी मेहनत करूंगा और जीतने की कोशिश करूंगा। तो आप देखिए, इसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं कि गुस्सा करना, चिल्लाना, चीखना और किसी से नाराज होना, उससे बेहतर है कि आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाए, अपने
कोई भी अगर आपके साथ नुकसान या फिर हादसा होता है उसको आप एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए, राइट। तो कैसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस ले पाएंगे या कैसे उसको प्रबंधित कर पाएंगे? सबसे पहले आपको, जैसे मैंने कहा, इमोशन को पता होना चाहिए भाई हमारा बिहेवियर क्या होता है, किसी के प्रति कोई भी चीज़ हो जाती है हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। मैक्सिमम जो भी नुकसान होते हैं वो आपके गुस्से से होते हैं, दुनिया में यही होता है। गुस्से से आधे से ज़्यादा लोग जो जेल में हैं वो अपने गुस्से के कारण है। तो अपने आप को इम्प्रूव करिए, है ना। कोई भी चीज़ एकदम स्पर ऑफ द मोमेंट या उस समय मत एकदम डिसीजन मत ले लीजिए, थोड़ा सोचिए हर चीज़ के बारे में, थोड़ा टाइम लीजिए, एकदम से गुस्सा मत करिए, एकदम से कोई कुछ बोलता है तो उसको जवाब मत दे दीजिए, सोचिए समझिए फिर बोलिए। और मेडिटेशन और योगा, ये सारी चीजें आपके चित्त को, आपके दिमाग को, आपके दिल को शांत करती है। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है, योगा करिए, कुछ ऐसा करिए जिससे आप शांत रहें। अब सवाल जवाब देख रहे हैं, इसमें आपको स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताना है। अपने शब्दों में बताइए। स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में आपने काफी पढ़ लिया है, तो उसी को देख लेते हैं। स्ट्रेस मतलब ये होता है, स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। तो तनाव आपका इमोशन, जो दिल के भाव है, दिमागी तौर पे, या आपके शारीरिक परेशानी कोई आ गया, कोई डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, या आप सोशल रिएक्शन, मतलब पब्लिक में जाके आप कैसे बिहेव करते हैं, किस तरीके से कोई आपके सामने सिचुएशन आती है कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये सब जो चीजें आती हैं किस कारण से आ रही हैं? कोई डिमांड या थ्रेट के कारण। आपने कोई चीज मांगी, वो आपको नहीं मिली, तो आप कैसा काम करेंगे? कोई थ्रेट है, आपको लग रहा है कि मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? तो ये डिमांड और थ्रेट आपकी जिंदगी में चाह, जरूरतें और डर, चाहत और डर, यही दोनों स्ट्रेसर्स हैं और यही स्ट्रेस क्रिएट करती है। स्ट्रेस का मतलब यही होता है ना। जैसे आपका एग्जाम होने वाला है और आप अपने आप को मान रहे हैं कि मेरा तो यार मैंने तैयारी नहीं की, मैं फेल ना हो जाऊं। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब होता है तनाव का प्रबंधन। तो आप एक किस तरीके से जो डेली आपके प्रेशर्स आ रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कैसे उसको हम डील करेंगे। चाहे आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, कैसे डेली जो परेशानी आ रही है उनको हैंडल करेंगे। तो इसलिए क्या होगा कि आप अपने डेली रूटीन में देखिए, पहले अपने आप समझिए कि भाई हमें स्ट्रेस क्यों हो रहा है, और स्ट्रेस के कारण जानिए, और कारण जानने के बाद उस पर एक्ट करिए ताकि आप कम से कम स्ट्रेस ले सकें। आपका काम जो है, चाहे वर्क है, आपकी किसी के साथ रिलेशनशिप हो, थोड़ा फन कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। और कोशिश ये करिए कि जो स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है, वो चीज़ें जो वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए होती है। स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता, अच्छा भी होता है। जैसे फायर अलार्म होता है, वो अच्छा होता है, तभी तो आप आग से बच पाएंगे। लेकिन ऐसी चीज़ जो आपको तनाव ऐसा जो बहुत समय तक चल रहा है, वो आपके शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे आपको परेशान करता है ना। वैसे हम किताब अभी जब डिस्कशन कर रहे थे काफ़ी लिख चुके हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। लिस्ट योर फेवरेट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक एंड एलॉबरेट ऑन व्हाई यू फाइंड इट द मोस्ट इफेक्टिव फॉर यू। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक यानी कि आपके तनाव को प्रबंधन करने की जो तकनीकें हैं, उसके बारे में हमने जाना। इसमें इन्होंने पूछा कौन सी बढ़िया है। तो पहले मैं आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक हम जो डिस्कस कर चुके बता देता हूं कि समय को मैनेज करना है, टाइम को मैनेज करना है। थैंक्स बाद में आएगा, पहले मैं आपको बता दूं। टाइम मैनेज करना है आपको, समय को मैनेज करना है। किसी तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, ऑक्सीजन लीजिए, मतलब बाहर घूमिए, पेड़ पौधों के पास जाइए, खाना अच्छा खाइए, हमेशा पॉजिटिव चीज़ को देखिए। अपनी जो एकेडमिक लाइफ है, यानी जो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसमें कोई डिले मत करिए। जब डिले करेंगे तो स्ट्रेस आ जाएगा। और अच्छी नींद लीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने यारों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ छुट्टी मनाइए, किसी जगह जाइए। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अब इसमें से उन्होंने पूछा है कि आपकी सबसे अच्छी टेक्निक कौन सी है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हेल्दी डाइट है, मैं अच्छा खाना खाता हूँ, अच्छा खाना पसंद करता हूँ, और अच्छा खाने से मेरी शरीर भी अच्छा रहेगा और मेरा दिमाग भी अच्छा रहेगा। कई लोग कह सकते हैं स्लीप, क्योंकि मैं परेशान होता हूं, जैसे मैं सो के उठता हूं तो मैं एकदम फ्रेश फील करता हूं, मुझे कोई टेंशन या स्ट्रेस नहीं होता। तो इस तरीके से आप इनमें से कोई भी चूज करके उसका कारण बता सकते हैं। यहां बात करेंगे सेल्फ अवेयरनेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपने बारे में जानना, और स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस का मतलब यह होता है कि अपनी जो मजबूतियां हैं, अपने अंदर जो अच्छाइयां हैं और जो कमियां हैं, बुराइयां कह सकते हैं, उनकी एनालिसिस का क्या मतलब है और वो क्यों जरूरी हो जाता है जिंदगी में। सेल्फ अवेयर, सेल्फ का मतलब होता है आप, एक इंडिविजुअल की बात मैं कर रहा हूं। सेल्फ अवेयर का मतलब होता है अपने बारे में जानना। और मैं ये जानता हूं और आप लोग भी जानते होंगे कि अपने बारे में इंसान से ज्यादा कोई और नहीं जानता। आपके बारे में आपके अलावा कोई और आपसे बेहतर नहीं जानता। तो इसमें आता है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का मतलब ये होता है कि आप में जो अच्छाइयां हैं, या आप में जो पावर है, आप में कोई स्किल है, कोई हुनर है, या क्या क्या आपके ऐसे आयाम हैं जो आप आगे बढ़ा सकते हैं, जो लोग पसंद करते हैं। वीकनेसेस का मतलब है क्या ऐसी कमियां हैं
जिसपे सुधार लाया जा सकता है। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब यही है कि आपकी जो वीकनेस है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ तो है उसको तो आगे बढ़ाएंगे ही आप, लेकिन अगर आपकी कुछ कमियां हैं तो उसको पहले बदला जाए आपकी स्ट्रेंथ में। आपकी कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, उनको आपके गुणों में बदला जाए। गुण क्या है आप में, गुण में बदला जाए। और साथ में जो आपके गुण हैं उनको और स्ट्रांग किया जाए, यानी आप में जो अच्छाइयां हैं, जो काम आप अच्छा करते हैं उसको और अच्छा किया जाए। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए जिंदगी में तो स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस, अपने गुण और आपकी कमियों की जो एनालिसिस है, इसकी विवेचना है, अपने आप को करना बहुत जरूरी है। नोइंग योरसेल्फ, अपने आप को जानने का क्या मतलब है? क्योंकि सबसे पहली चीज शुरू होती है कि पहले अपने आप को जानिए तो सही। खुद को पहचानेंगे तभी तो खुद को बदल पाएंगे या खुद में निखार ला पाएंगे। तो हु एम आई का मतलब यह होता है कि भाई मेरे बिलीव्स क्या हैं, मेरी सोच क्या है, मैं किस विचारधारा का आदमी हूं, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं कहां से आता हूं, क्या मेरी पॉसिबिलिटी है, किस विचारधारा, किस परिवेश से मैं आता हूं, मेरे ओपिनियंस क्या है, यानी कोई भी चीज आती है तो मैं उस पर किस तरीके से बिहेव करता हूं, पॉजिटिव करता हूं, नेगेटिव करता हूं, किसी को मैं बुरा भला कहता हूं या अच्छी बात करता हूं, मैं किन चीजों को पसंद करता हूं, किन चीजों को ना पसंद करता हूं, और मेरे मॉरल वैल्यूज, जो एथिकल वैल्यूज है वो क्या है, यानी मेरे जिंदगी के कुछ नियम कानून है वो क्या है। तो अगर आप ये जान जाएंगे, इसका मतलब अपने आप को जान जाएंगे कि आप क्या पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, आपकी सोच क्या है, आपकी विचार क्या है, आप किस परिवेश से आते हैं, क्या आप काम अच्छा करते हैं, क्या आप काम अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो जब ये सब आप जान पाएंगे तभी तो आप पता कर पाएंगे आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, आप में गुण क्या है, आप में कमियां क्या है, अवगुण क्या है, कह सकते हैं गुण अवगुण। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि अपने आप को जानिए, अपने आप को जानना बहुत जरूरी होता है। स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस, अब अगर आप जैसे आगे बढ़ेंगे कक्षा 12वीं के बाद, जब भी आप कभी मैनेजमेंट साइड में जाएंगे तो आप देखेंगे वहां बार बार नाम आएगा स्वॉट एनालिसिस। ये स्वॉट जो होता है ये बेसिकली कि कोई भी चीज होती है, अपने आप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी अगर जिंदगी में, नौकरी में, घर पे कोई भी काम हो रहा होता है तो उसमें उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। स्ट्रेंथ मतलब यह है कि कोई भी काम है उसकी अच्छाइयां क्या है, उसकी बुराइयां क्या है, क्या उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये होता है कि क्या क्या आपको एक, क्योंकि इसी से जुड़ा है चुनौती। अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये हो रहा है कि आपको क्या क्या मौके मिल रहे हैं और उन मौकों में क्या क्या चुनौतियां हैं। और उसके बाद आता है थ्रेट। थ्रेट का मतलब ये होता है कि क्या क्या चीजें आपको, आपके हिसाब से या फिर उस बिजनेस के हिसाब से गलत हो सकती हैं। तो जब हम ये जान जाएंगे तभी तो हम चीजों को पता कर पाएंगे कि ये करना सही होगा कि गलत होगा। तो जब आप अपने आप को जानने की बात करते हैं, जब यहां स्ट्रेंथ और वीकनेस से मेरा मतलब ये है कि आप में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब आपकी नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी एट्रीब्यूट जिसे हम कहते हैं कि भाई मेरे में ये, आप में ये है, कोई भी बताता है ना आप में ये है, तो उसमें क्या क्या चीज आती है। जैसे आपका नाम हो गया, आपने क्या पढ़ रखा है या नहीं पढ़ा हुआ है, आप लोगों से किस तरीके से पेश आते हैं, कैसे बात करते हैं। तो यहां पर कहने का मतलब ये हो जाता है, इन अदर वर्ड्स यहां पर लिखा हुआ है कि भाई अपने आप को जानना, इसका मतलब यही है कि आपके गुण क्या है, अवगुण क्या है, आपके अंदर कुछ छुपा हुआ टैलेंट है जो अभी तक किसी ने निखारा नहीं है या जाना नहीं है, आप में ऐसे क्या हुनर है जिसको आप आगे की जिंदगी में यूज कर सकते हैं, और आप में क्या कमियां हैं, तो क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, इसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो अब ये सवाल उठता है कि भाई स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है ना, आपके गुण क्या है, अवगुण क्या है, आप में अच्छाइयां क्या है, बुराइयां क्या है। तो मैं एग्जाम्पल पहले दे दूं तब आप समझेंगे। जैसे स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, क्रिएटिव राइटिंग है, मतलब किसी भी चीज पे आप बहुत अच्छे शब्दों में पिरो के उसको एक अच्छा सा रूप दे सकते हैं। उसके बाद आता है आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग, मतलब किसी के सामने आप बहुत अच्छी बात कर सकते हैं, आपके शब्दों पे आपका कंट्रोल है, कम शब्दों में आप बात करते हैं और बड़ी इफेक्टिव बात करते हैं। या ये हो सकता है कि आप कोई वाद्य यंत्र बहुत अच्छा बजाते हैं, आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, आप डांस अच्छा करते हैं, आप में ऐसी तमाम तरीके की स्ट्रेंथ हो सकती है। वीकनेसेस क्या हो सकती है कि भाई जो आजकल हम सब देखते हैं, खासतौर पे बच्चे, कि भाई मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते यार, फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, ये बड़ी वीकनेस है। और अंग्रेजी में ठीक से नहीं बोल पाता हूं या किसी लैंग्वेज को मैं ठीक से नहीं बोल पाता हूं, लोगों के सामने मैं नर्वस हो जाता हूं, नजरों से नजरें मिला के बात नहीं कर पाता हूं और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूं। और कोई भी गेम या कोई भी स्पोर्ट में मेरी हार हो, किसी भी एग्जाम में मैं फेल हो जाऊं तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, मैं बड़ा दुखी हो जाता हूं, डिप्रेशन में चला जाता हूं, स्ट्रेस मुझे हो जाता है। ये वीकनेसेस हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो जैसे मैंने कहा कि स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस ये एग्जाम्पल हैं, तो इसमें बात यहां निकल के आती है कि अपने आप को जानिए, क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते।
जब आप ये जान जाएंगे कि मैं ये कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता हूं, तब आप जो नहीं कर सकते हैं उसके लिए आप ये करेंगे कि क्या किस तरीके से मैं कर सकता हूं, जो नहीं कर सकता हूं, ये मैं वीक हूं, तो उसको मैं कैसे सुधारूं। और उसके बाद उसको सुधारने के लिए, क्योंकि आप कोई चीज अगर आपके में कमी है उसको आपने सुधार लिया, तो फिर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, फिर तो आप कभी डरेंगे नहीं, कभी नहीं बोलेंगे कि मेरे में कमी है, क्योंकि आपने उसको सुधारा है, आपने मेहनत की है। तरीके क्या हो सकते हैं, क्या तरीके हैं कि आप अपनी गुण अवगुण अच्छाइयां बुराइयां जाने, कैसे आप उसको पता करेंगे। तो स्ट्रेंथ मतलब ये होता है कि आपकी एबिलिटी क्या है, आप में हुनर क्या है, आप में ऐसी क्या अच्छाइयां हैं आप जिसको आगे ला सकते हैं लोगों के सामने, और अपनी जिंदगी में अब उस रोटी खाने के लिए, यानी कि अपनी नौकरी पाने में भी यूज कर सकते हैं। ये समझने की कोशिश करिए, या ये थोड़ा सा बैठ के सोचिए कि आप ऐसी कौन सी चीज है जिसमें बहुत अच्छे हैं, मतलब आपको लगता है कि आप इसमें बहुत अच्छे हैं, तभी आप स्ट्रेंथ जान पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि किसी दूसरे से पूछिए कि भाई आपको उसको आप में क्या अच्छा लगता है, या फिर वो अपने आप बताए, आप पूछिए भी मत। वो कहेगा यार ये बात बहुत अच्छी करते हो आप, यार गिटार बहुत अच्छा बजाते हो, यार ये मैथमेटिक्स तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हो आप, तो ये आपकी अच्छाइयां हैं। तो समय निकालना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं, और इसी से आपकी अच्छाइयां गुण निकल के आएंगे कि आप में क्या क्या अच्छा है। और वीकनेसेस की बात मैं करूं तो ऐसी कौन सी जगह है, या ऐसी कौन सी बात सुनते ही, या ऐसा कौन सा आयाम सुनते ही आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, आपको लगता है अरे यार ये करना पड़ेगा, यही आपकी वीकनेस हो सकती है। लोगों से सुनिए कि भाई आपने, मान लीजिए आप एक स्टेज पे गए और गाना गाना शुरू किया, कई लोग ताली बजा रहे हैं, लेकिन कई लोग आपसे कह रहे हैं कि भाई आप गाना अच्छा नहीं गाते यार, थोड़ा ऐसे गाते। तो इसका मतलब आप गाना अच्छा नहीं गाते हो, आप बार बार आप गाना गाते रहोगे किसी के सामने और आप अच्छा नहीं गाते, तो ये तो आपकी वीकनेस हुई ना, तो आपको फीडबैक मिल जा रहा है। और कई बार क्या होता है कि हमको जब फीडबैक मिलता है, कोई कहता है देखो यार तुम बहुत नेगेटिव हो, बहुत नेगेटिव बात करते हो, या तुम हमेशा बहुत ऊंची आवाज में बात करते हो, या फिर तुम ऐसी बात करते हो, कई लोग आपको कहते होंगे, तो हम करते क्या है कि हम गुस्सा हो जाते हैं। हम क्या बोलते हैं, तू अपने आप को देख, मुझे मत सिखा ज्यादा, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। यही तरीका होता है जिस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है। तरीका ये होता है कि जब आपके सामने कोई आए और आपको बताए कि देखिए साहब आप ये जो काम है ना इसमें थोड़ा सा ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं, तो आप उसको प्रसाद की तरह ग्रहण करिए कि भाई आपके बारे में वो बता रहा है, राय रख रहा है, और आपको बता रहा है आप में कमियां क्या है, तो आपको प्रसाद की तरह ग्रहण करिए और उसको ठीक करने की कोशिश करिए, रादर देन आप उसी पे गुस्सा हो रहे हैं, है ना। कोई गलती हो गई, कोई कमी हो गई, तो उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी, ना कि उस आदमी को आप दोष देना शुरू कर देंगे। तो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, यानी आपकी अच्छाइयां और बुराइयां, इनको हम कैसे जानेंगे, वो ये तरीका है। और इनके कुछ सवाल मैं आपको देता हूं, बस इन सवालों का जवाब निकाल लीजिए। अगर ये सवाल के जवाब निकाल लेंगे तो आपको अपने आप के गुण अवगुण, अच्छाइयां बुराइयां समझ में आ जाएगी। पहली चीज इसमें आती है, ऐसे बताता हूं आपको, मैं दूसरों से अलग कैसे हूं, चेहरे से नहीं, क्वालिटीज से। यानी आप में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो दूसरों से अलग करती हैं। हो सकता है आपसे स्कूल में लोग बात ना करते हो, चिढ़ते हो, क्या ऐसा है कि लोग मुझसे चिढ़ते हैं, क्या अच्छा है कि मेरे पास लोग आते हैं, दोनों चीज हो सकती है। तो वही आपकी अच्छाइयां बुराइयां दोनों निकल के आ जाएंगी। व्हाट डू आई डू बेटर देन अदर्स, क्या ऐसी चीज है जो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं बगैर मेहनत किए या बगैर उस पर कोई काम किए। बहुत अच्छी बॉलिंग करता हूं मैं और 2-3 विकेट ले लेता हूं एक ओवर में, इसका मतलब अच्छे बॉलर हैं आप अच्छा कर सकते हैं, है ना, इसी चीज में आगे बढ़ सकते हैं। व्हाट डू अदर पीपल एडमायर इन मी, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें लोग हमेशा तारीफ करते हैं कि यार आप बोलते बहुत अच्छा हो, आप नाचते बहुत अच्छा हो, या आपका तरीका बहुत अच्छा है लोगों से डील करने का, तो ये आपकी तारीफ हो सकती है। या आप कंटिन्यू बोलते रहते हो, बीच में पॉज नहीं है, पंक्चुएशन नहीं है, आप बोले यार आप ठीक से तो बात करो, ऐसे आपको लोग बोल सकते हैं, तो इसका मतलब वो आपकी कमियां हैं। व्हाट मेक्स मी स्टैंड आउट, दुनिया से अलग आप कैसे दिखते हो, क्या चीज ऐसी है जो आप में है दूसरों में नहीं है, वो आपकी अच्छाइयां हो सकती है। वेयर डू आई वरी एंड स्ट्रगल, कौन सी ऐसी चीज है जहां पर मेरे को घबराहट होती है, डर लगता है, नर्वस हो जाता हूं मैं और उस चीज से बचने की कोशिश करता हूं, वही आपकी कमियां हैं। वेयर हाउ एंड वाई डू अदर्स परफॉर्म बेटर देन मी, कैसे लोग मेरे से अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, कैसे मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं, तो वही आपकी कमी है, क्योंकि लोगों में वो उनकी स्ट्रेंथ है, आपकी वो वीकनेस है। व्हाट एडवाइस फॉर इंप्रूवमेंट डू आई ऑफन रिसीव फ्रॉम अदर, हमेशा लोग मुझे क्या कहते हैं कि भाई तुम ये सुधारो, ये तुमको ये नहीं आता, तुम ये ठीक करो। इसका मतलब जो कई लोग अगर बोल दें कि भाई ये चीज करिए, ये चीज आप में कमी है, तो वो आपकी कमी है, उसको सुधारना जरूरी है। ये मान के मत चलिए कि मुझे सब कुछ आता है और मैं बिल्कुल बेस्ट हूं। इंटरेस्ट एबिलिटी, इंटरेस्ट का मतलब ये होता है आपके शौक, जिस चीज को आप पसंद करते हैं, जो चीज आपके इनबिल्ट आई है, जब आप पैदा हुए हो तो आपको जेनेटिकली वो चीज मिली है, आपको पसंद है, वो काम करना पसंद है।
और एबिलिटीज का मतलब ये होता है कि समय के साथ आप कुछ हुनर सीखते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं, कुछ नॉलेज गेन करते हैं या कोई ट्रेनिंग लेते हैं, तो जो चीज़ सीखते हैं उसको हम एबिलिटी कहते हैं। तो अगर इसमें मैं इसमें डिफरेंस बताना शुरू करूं तो आप देखें, इंटरेस्ट का मतलब ये होता है वो सारी चीजें जब आपका खाली टाइम होगा आप जो करते हैं वो आपके इंटरेस्ट है। जैसे आप गाना गाते हैं, म्यूजिक करते, कई लोग वीडियो बनाते हैं, कई लोग फोन पे बात करते हैं, वो उनके इंटरेस्ट है। और एबिलिटी क्या है, ये एक्वायर्ड होती है, यानी कि वो चीजें जो आप पढ़ लिख के आपको कोई ट्रेन कर दे तो आप सीख जाते हैं। जैसे कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर ऑपरेशन, ये आप पेड़ से कोई नहीं सीख के आता, लेकिन जैसे ही आपको ये सिखा दिया जाता है आप कंप्यूटर ऑपरेट करना सीख जाते हैं, कोई आपको गाइड कर देता है, आप ये आपकी एबिलिटी है, ये आपका इंटरेस्ट नहीं है। कंप्यूटर ऑपरेट करना किसी का इंटरेस्ट नहीं हो सकता, एबिलिटी होती है। और इंटरेस्ट में एक और चीज आती है, किस चीज के लिए आप बड़े क्यूरियस रहते हैं, बड़े मतलब एकदम तैयार रहते हैं, खुश रहते हैं। किसी ने आपको नहीं कहा, नो वन आस्क्ड, किसी ने कहा भी नहीं कि ये करो, लेकिन आप उसको करने में हमेशा खुश रहते हैं। जैसे कई लोग पेड़ों को बचाने में बड़े खुश रहते हैं, कई लोग जो होते हैं जो कचरा है उसको उठा लेते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि साफ सफाई रहे। कई लोग जो है वो अपना खाना बनाना पसंद करते हैं, तो इंटरेस्ट है उनका। और एबिलिटी में क्या है कि कोई काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर बने हैं तो जब आप 12th के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने गए तो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुछ एबिलिटी सीखी है, ये आपके इनबिल्ट नहीं है ना, तो आपका ये इंटरेस्ट है। आपके मार्क के हिसाब से, आपके रैंक के हिसाब से आपको ये ब्रांच मिल गई, आपने सीख लिया, उसके बाद आप उसमें नौकरी कर रहे हैं, है ना। ये चीज आपने एक्वायर की है, आपने ये सीखी है, ये आपके अंदर से नहीं आई है, आपने बचपन से नहीं सीखी है, या आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट एक और चीज आती है कि आप जो चीज आगे भी करना चाहते हैं, जब आप रिटायर हो जाएं या आप फ्री टाइम हो वो करना चाहते हैं, और हमेशा वही उसी में आपका मन लगा रहता है। वो चीज, जैसे कई लोग कॉइन जमा करते हैं, कई लोग स्टैम्प जमा करते हैं, तो इसके लिए उनको पैसा तो मिल ही रहा है ना, तो इसमें कुछ फायदा है, लेकिन वो उनका शौक होता है, तो शौक है, एबिलिटी नहीं है। तो जब आपका ये इंटरेस्ट और एबिलिटी मैच कर जाता है, यानी कि आपकी शिक्षा, ये जो आपने जो भी शिक्षा ली है, जो भी पढ़ाई की है, जो भी आपने सिखाया गया है आपको, वो आपके इंटरेस्ट, आपके शौक के साथ मिल जाता है। उसे कहते हैं ना कि जब आप वो नौकरी करते हैं, वो काम करते हैं, जिस रोटी कमाते हैं, जो आपका शौक है, अगर वो शौक ही नौकरी हो जाती है तो फिर तो आप जिंदगी पर आराम कर रहे होते हैं, शौक ही अपना कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आप पसंद करते हैं। तो होता यह है कि अगर आप में जरा सा भी कोई कमी है ना, तो आपको जरा सा देखना पड़ेगा, भाई मेरी एबिलिटी में कमी है। लेकिन अगर इंटरेस्ट ही शौक बन जाए तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप, एक चीज और है, कभी कभी आपकी एबिलिटीज होती है जो आप इंप्रूव कर सकते हैं, कभी कभी आपकी एबिलिटीज है जो इंप्रूव नहीं कर सकते। जैसे गाना गाना है, आप चाहते हैं कि मैं एक प्लेबैक सिंगर बन जाऊं, और आप गाना गाते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि आप अच्छा गाना नहीं गाते। तो जब आप अच्छा गाना नहीं गा सकते तो आपकी ये जो आपका इंटरेस्ट है गाना गाने का, उसको एबिलिटी मत बनाइए, उससे आप रोटी नहीं कमा सकते, उसको केवल बाथरूम सिंगिंग में रखिए। मतलब अगर आप गाने को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं और लोग कह रहे हैं कि अच्छा नहीं गाते हो, फिर भी आप उसके पीछे पड़े हैं, तो वो आपकी गलती है, वो आगे चल के आपको कुछ पे नहीं करेगी, नुकसान देगी। अब हम सवाल जवाब ले लेते हैं। Fill in the blanks given below to prepare an action plan to build upon your strength and overcome your weakness. Okay, तो strength और weakness, action plan to build upon your strength and overcome your weakness। मैं जरा इसको थैंक्स के पहले बताता चलूं। देखिए इसमें करना क्या है कि ये आपको खुद करना है। इसमें मतलब इसमें मैं जवाब थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपकी बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको तो आप आगे बढ़ाएंगे। जैसे आप यू आर अ गुड स्पीकर, एक एग्जांपल दे देता हूं, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, ये आपका स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है आपकी कि आप सडन आउटबर्स्ट है आपका, यानी कि आप गुस्सा जल्दी हो जाते हैं, एंगर इश्यूज हैं आपको, है ना। तो एक्शन प्लान क्या हो सकते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस को बढ़ाने के लिए? पहले मैं स्पीकर का बताता हूं। अगर आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं तो काम ये करिए कि और कोशिश करिए कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप बात कीजिए, लोगों से बात करिए, वोकैबुलरी बढ़ाइए, जो भी लैंग्वेज आपको पसंद है उसकी वोकैब बढ़ाइए, और कोशिश करिए कि आपके शब्द जो जबान से निकल के आए उसका तफल्लुस जो भी बोलते हैं वो अच्छा हो, साफ बोले, और लोगों को और अपनी तरफ अपील करें, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ है। अगर एंगर इशू की मैं बात करूं तो क्या होगा, जब भी कैसे कहते हैं, जब भी गुस्सा आए 100 से उल्टी गिनती शुरू करिए 1 तक। ये जान लीजिए कि एंगर से होता है आपको, ये 1 हो गया। आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, और जब भी जो भी एंग्री सिचुएशन है वहां से आप बचने की कोशिश करिए जो आपको गुस्सा दिलाती है। और अगर गुस्सा आता भी है तो शब्दों पे संयम रखिए। और हमें देखिए, गुस्सा हमेशा अच्छा नहीं होता, लेकिन कभी कभी गुस्सा करना पड़ता है, उसके बगैर काम नहीं चलता। तो ये आप कोशिश कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसको और आगे बढ़ाइएगा ना, ये सारे आपको 4 भरने हैं।
यहां हम बात करेंगे सेल्फ मोटिवेशन की। सेल्फ मतलब होता है स्वयं, खुद। मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा। तो स्व प्रेरणा, अपने आप को आप प्रेरित कैसे करेंगे? आपने हमेशा देखा होगा कि जब रेस हो रही होती है तो लोग आपको बकअप करते हैं, दौड़ो दौड़ो, वेरी गुड, कम ऑन फास्ट। जब बॉक्सिंग हो रही होती है लोग आपको बकअप करते हैं, तो आप एक दो पंच और मार देते हैं बॉक्सिंग कंपटीशन में, या फिर बहुत तेज से अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं। तो जब आपको कोई प्रेरित करता है या कोई आपको ज्ञान देता है या कुछ करने के लिए बोलता है, तब आप तो उसकी बात सुन के आप प्रेरणा ले लेते हैं। लेकिन यहां बात हो रही है सेल्फ मोटिवेशन की। खुद को प्रेरित कैसे करें बगैर किसी के मदद के? खुद को प्रेरित कैसे करें? प्रेरणा का मतलब ये होता है, या प्रेरित का मतलब ये होता है कि हमको जिंदगी में कुछ आयाम, कुछ काम, कुछ आइडियाज, कुछ थॉट, कुछ अचीव करना है, सक्सेसफुल आदमी बनना है, सफल व्यक्ति बनना है। तो उसके लिए हमको सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। अब यहां पर एक कहानी देखिएगा, इसमें दो पार्टी है, यानी कि एक आपका है कछुआ और एक है रैबिट, तो जिसे हम हेयर कह रहे हैं, खरगोश। तो खरगोश और कछुए की कहानी है। खरगोश तो बहुत तेज दौड़ता है, कछुआ बहुत बहुत धीरे दौड़ता है। बहुत धीरे दौड़ता क्या है, चलता है या रेंगता है। लेकिन जब ये रेस होती है तो हम देखते हैं कि क्योंकि ये बहुत स्लो है उसके बावजूद भी, और ये रैबिट, इनको इतना ज्यादा आत्मविश्वास या कहें ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि यार ये कछुआ तो कभी मुझे ब्रेक कर ही नहीं सकता, मुझसे कभी जीत नहीं सकता। तो रैबिट क्या करते हैं, सो जाते हैं, ही स्लीप्स, रास्ते में सो जाते हैं, और ये अपनी चाल बनाए रखते हैं और लास्ट में कछुआ जीत जाता है। तो क्योंकि ये बहुत स्लो थे उसके बाद भी वो जीत जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि कभी भी टॉर्टॉइज ने या कछुए ने ये नहीं सोचा कि मैं किसी से कमतर हूं। हमेशा ये प्रेरित रहे, खुद को इन्होंने प्रेरणा दी, खुद मोटिवेटेड रहे, और कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं इनसे हारूंगा। छोटे थे कद में, दौड़ में, धीरे धीरे चलते थे, और धीरे धीरे चलते चलते इन्होंने जितने भी हर्डल्स आए, जितनी भी परेशानियां आई, उनको इन्होंने पार पाया, उनको इन्होंने जीता, और फाइनली वो रेस को जीत गए, इस दौड़ को जीत गए, जिसमें पूरी 101% चांसेस थे कि खरगोश जीतेगा, और ये डीमोटिवेट नहीं हुए और मोटिवेशन के साथ, प्रेरणा के साथ ये जीत गए। तो सेल्फ मोटिवेशन है क्या? सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर का एक फोर्स है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो आपको ड्राइव करती है, जो आपको पुश करती है, जो आपको धकेलती है आगे बढ़ने के लिए, आगे की तरफ धकेलती है। और आप इसी स्व प्रेरणा ही एक ऐसी चीज होती है जो आपको आपके गोल्स, आयाम, जो आपके गोल सेट है या आपको जिंदगी में जो पाना है उसकी तरफ ले जाती है, आपको खुश रखती है, और साथ में आपकी जिंदगी को और खुशनुमा बनाती है। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसे हम कहते हैं ना, गाड़ी, बंगला, कार, ये सब आपको देती है। ओके, देखिए एक और चीज समझ लीजिए कि सेल्फ मोटिवेशन या स्व प्रेरणा का मतलब ये होता है कि आपको जो करना है वो खुद करना है, बगैर कोई आपको इन्फ्लुएंस करे। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जब आपको कोई सिखाता है, टीचर बोलता है ये करिए, कम ऑन, ये वेरी गुड, तब आप आराम से कर लेते हैं। लेकिन अगर आप घर में बैठे हैं तो आप बोलेंगे अरे मैं तो टीवी देख लूं, बोर हो जाऊं, सो जाऊं, खेल लूं। लेकिन जिंदगी में सक्सेस के लिए, सफलता के लिए आपको बगैर किसी के इन्फ्लुएंस के, बगैर किसी के राय और मशवरे के अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे? जैसे अब आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पर नेहा है, और नेहा क्या कर रही है, ये अपना स्कूल के बाद का टाइम मोस्टली ये प्रैक्टिस करती है, यानी ये मेहनत करती रहती है। सैंपल क्वेश्चन पेपर जो होते हैं, यानी कि क्वेश्चन पेपर जो संभावना है एग्जाम में आने की, उसकी कोशिश ये करती है, उसको ट्राई करती है। और क्योंकि इनको एक बहुत बढ़िया कॉलेज में जाना है और इनकी इच्छा है, इसलिए स्व प्रेरित है, और इस कॉलेज में जाने की जो प्रेरणा है वो इनको मेहनत के लिए हमेशा तैयार रखती है। कोई इन्हें कहता नहीं है। रेखा सुबह 5 बजे उठती है, डांस क्लासेस में जाती है, फिर वापस आती है, अपना होमवर्क करती है स्कूल जाने से पहले, और ये खुद करती है। इनको कोई कह नहीं रहा है, कोई ये नहीं कह रहा है कि जाओ डांस करो, डांस ना भी करो तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। लेकिन डांस ये करती है क्योंकि इनको डांस अच्छा लगता है। इनको लगता है कि भविष्य में इनका जो नृत्य है उससे उनको खुशी मिलती है, और उसको वो आगे चल के अपना लाइवलीहुड या अपनी जिंदगी का एक आयाम बनाना चाहती है। तो अलग अलग तरीके की प्रेरणा होती है, मोटिवेशन होता है इसमें। और ये जरूरी नहीं है कि आपके लिए जो हो मेरे लिए वही हो। जैसे इंटरनल मोटिवेशन है और एक्सटर्नल मोटिवेशन है। इंटरनल मोटिवेशन में हम मोस्टली बात करते हैं प्यार की। जो चीज हम करना चाहते हैं, जो हमें खुश रखता है, जिस चीज से हमें प्यार है, हमें हेल्दी रखता है, जैसे हमको बहुत बहुत खुशनुमा फील होता है। जब भी आप खुश होते हैं तो कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जब दुखी होते हैं तब कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो जब हम खुश होते हैं, जैसे मान लीजिए एनुअल डे फंक्शन है आपका, कोई ऐसा फंक्शन हो रहा है स्कूल में, और आपने कुछ नया सीखा या नया किया, डांस किया, गाना गाया, तो बड़ा अच्छा लगा आपको,
तो अगली बार जब आएगा तो आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इसको हम इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन का मतलब होता है बाहरी प्रेरणा। इसमें क्या होता है कि जब हम कुछ करते हैं तो हमको बाहर से इज्जत मिलती है, बाहर से रिवॉर्ड मिलता है, बाहर से हो सकता है पैसा भी मिले। तो जैसे सुरेश जो है वो 100 मीटर के रेस में दौड़े, ये जीत गए, और जब ये जीत गए तो इनको इतना मोटिवेशन मिला बाहर से, इनको इतनी रिस्पेक्ट मिली, इनको इतना ऑनर मिला, लोगों ने इतनी तारीफ की कि ये अब हर दिन सुबह उठते हैं और ये कोशिश करते हैं कि मैं हमेशा जीतूं और इस जो प्रथम में आया हूं उस चीज को मैं बना के रखूं जिंदगी भर। इसे हम बाहरी मोटिवेशन कहते हैं। क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल, तो जो लोग होते हैं वो कैसे अलग होते हैं? जो सेल्फ मोटिवेटेड यानी कि खुद ही प्रेरित जो लोग होते हैं या स्व प्रेरित लोग होते हैं, वो किस तरीके से बाकी लोगों से अलग होते हैं। कई ऐसे बिहेवियर वो दिखाते हैं, कई ऐसा व्यवहार वो दिखाते हैं जिससे हमें लगता है कि वो खुद ही प्रेरित है। सबसे पहली चीज इसमें जो आती है वो है आपकी, उनको जिंदगी से क्या चाहिए। जैसे कोई सिंगर है, उसको वो चाहता है मैं इंडियन आइडल जीत जाऊं, प्ले बैक सिंगर बन जाऊं। कोई बॉक्सर है, वो चाहता है कि मैं ओलंपिक में मेडल ले आऊं। कोई अच्छा मैथमेटिक्स या पढ़ने वाला है तो वो कहता है कि मैं IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट करूं या MIT से मैं PhD करूं। वो फोकस्ड होते हैं, मतलब उनका ना, जैसे अर्जुन को कहा गया था कि भाई आप निशाना लगाओ, तो उसको केवल जो मछली है उसकी आंख दिखती थी। तो वो फोकस्ड होते हैं, वो इधर उधर की चीजें नहीं देखते, ना प्यार, ना मोहब्बत, ना शादी, ना ब्याह, ना रिश्तेदारी, कुछ नहीं देखते। वो केवल अपने गोल पे लगे रहते हैं। नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, उन्हें पता होता है कि कौन सी चीज को प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है, पढ़ाई को देनी है या फिर मजे को देनी है, आराम को देनी है कि मेहनत को देनी है। वो जानते हैं कि उनके लिए प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि आज मेहनत कर लेंगे तो आगे जिंदगी भर फायदा रहेगा, जिंदगी भर आराम करेंगे। आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, यानी उन्होंने जो अपने सपने संजोए हैं, सपने उनके हैं ड्रीम्स, उनको फुलफिल करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए वो जी जान से लग जाते हैं, पूरी तरीके से डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन, 3 Ds के साथ वो लगे रहते हैं जब तक वो ये सक्सेस अचीव नहीं कर लेते। लेकिन सक्सेस अचीव करने के बाद भी क्योंकि इनका अंदर से वो स्व प्रेरित है, तो हमेशा ये जिंदगी में सफलता पाते हैं जहां भी ये जाते हैं, जो भी काम करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूं। ये जो साहब आप देख रहे हैं, इनका नाम है मिस्टर ई श्रीधरन। क्या नाम हुआ इनका? मिस्टर ई श्रीधरन। अभी ये 80 साल के हैं, 80 प्लस के हैं, और अभी अभी इन्होंने केरल का जो चुनाव हुआ 2021 में, अप्रैल मई के महीने में, इसमें इनको चीफ मिनिस्टर की तरह बीजेपी, एक राजनीतिक पार्टी है, उन्होंने प्रोजेक्ट किया। मतलब इतने बड़े आदमी है ये कि इनको चीफ मिनिस्टर के लिए प्रोजेक्ट किया गया। वो अलग बात है कि बीजेपी बहुत ज्यादा सीट नहीं जीत पाई, मात्र 2 सीट ही शायद उनको मिली है। लेकिन ये जो ई श्रीधरन है, ये इन्होंने मेट्रो रेल में एक रेवोल्यूशन ला दिया, हिंदुस्तान में क्रांति ला दी। ये जो आदमी है, ये जो इंसान है, ये खुद सेल्फ मोटिवेटेड थे, स्वप्रेरित थे, हमेशा एनर्जेटिक थे। हमेशा इनका गोल था कि हिंदुस्तान को मेट्रो रेल जो होती है, जो जमीन के नीचे चलती है, थोड़ी फास्ट चलती है और थोड़ी छोटी होती है, जैसे नॉर्मल रेल होती है ना, उस तरीके से नहीं होती है। तो जो मेट्रो रेल है, उसकी सार्थकता, उसकी क्रांति और उसका जो परिदृश्य या उसकी जो हमने परिकल्पना की थी, उसको साकार करने में मिस्टर ई श्रीधरन ने हिंदुस्तान को उस लेवल तक पहुंचा दिया जो आज जापान, कोरिया है। क्योंकि एनर्जेटिक थे, अंदर से ऊर्जावान थे, और अपनी ऊर्जा से इन्होंने अपने जो टीम के लोग हैं उनको भी बहुत बड़ा मोटिवेट किया, उनको भी प्रेरित किया। और जो आज हम रिजल्ट देख रहे हैं, दिल्ली का पूरा जो मेट्रो प्रोजेक्ट वो इन्हीं के हाथ में था, और क्या से क्या कर दिया इन्होंने। बड़े रिस्पेक्टेड आदमी है। यहां पर मैं बात करूंगा MDH, ये जो साहब दिख रहे हैं, इनका नाम है महाशय धर्मपाल गुलाटी। क्या नाम है? महाशय धर्मपाल गुलाटी। ये MDH, इसी से MDH बना है। इसमें महाशिया दी हट्टी, क्योंकि ये पंजाब से, कहां से ये आए थे? उधर से, पाकिस्तान से। तो ये MDH जो है, महाशिया दी हट्टी, MDH मसाले, ये जो मसाले हैं, ये आज हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में फेमस है MDH मसाले। पहले बेचारे ये करोल बाग में जब आए, मतलब ये तो रेफ्यूजी थे, वहां पर इनकी बहुत छोटी सी दुकान थी, और उसके बाद इनका बिल्कुल क्लियर आइडिया था कि मुझे मसालों पे काम करना है, और आज ये एक जायंट है, पूरे विश्व में इनका डंका बजता है। अभी इसी साल इनकी शुरुआत में इनकी देहांत हो गया, तो भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन, किस तरीके से हम अपने स्वयं की जो प्रेरणा है, खुद की जो ऊर्जा है, उसका निर्माण कैसे करेंगे, उसको बिल्ड कैसे करेंगे। तो 4 स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं कैसे इसको बढ़ाएंगे। पहला जो स्टेप है जो आपको देखना है वो ये है कि अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है या आपकी जो अच्छाइयां हैं, आपके गुण जो हैं, जो जिसमें आप अच्छे हैं, उनको पहले पता करिए। क्या आप पसंद करते हैं, क्या ना पसंद करते हैं, क्या चीज आपको खुश करती है। जैसे आपको खाना बनाना पसंद है, या खाने के ऊपर आपका बड़ा ध्यान है,
है ना। आपको पता है मसाले कितने डालने चाहिए, आपको पता है किस समय गैस बंद करनी है, कितना पानी होना चाहिए, तो ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। उसके बाद आप अपने गोल को फोकस करिए। अब आपको पाना क्या है जिंदगी में, क्या चीज क्या बनना है। बचपन में जितने बचपन में आप अपना गोल फिक्स कर लेंगे उतना बढ़िया है। क्या आपके गोल है, यानी कि आपको क्या अचीव करना है, आपका माइलस्टोन क्या है और क्या आप करेंगे उसको अचीव करने के लिए, उसको पाने के लिए। तो उसके लिए जैसे अगर आप खाना बनाना पसंद है आपको, तो आप शेफ बनना चाहते हैं, तो शेफ बनने के लिए आपको पहले बेसिक कोर्स करना पड़ेगा, फिर होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना पड़ेगा और कई जगह आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, तभी आप 5 स्टार होटल में या 7 स्टार होटल में अच्छे शेफ बन पाएंगे। ये आपका गोल है। फिर उसके बाद डेवलप अ प्लान टू अचीव योर गोल। अब आपको टाइमलाइन बनानी है कि भाई हमको क्या क्या करना पड़ेगा ताकि मैं शेफ बन सकूं। जैसे मैंने कहा कि जैसे स्कूल है, स्कूल में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऐसा एग्जामिनेशन क्लोज करना पड़ेगा ताकि आप होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जा सके। ये आपका गोल है। तो फाइनली आपको होटल मैनेजमेंट अपने दिमाग में रखना है, उस हिसाब से पढ़ाई करनी है। फिर उसके बाद आता है स्टे लॉयल टू योर गोल। ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज पाली तो बस आपका काम खत्म हो गया। अब जब आप शेफ बन गए तो आप विश्व के सबसे बढ़िया शेफ बनने चाहिए। यानी जब आप अपना गोल पा लेते हैं, मान लीजिए आप शेफ बन जाते हैं, बहुत अच्छी बात होगी अगर ऐसा हो जाएगा, तो जब भी कोई तकलीफ आए, दिक्कत आए, जब होटल मैनेजमेंट एग्जामिनेशन अगर आप एंट्रेंस नहीं कर पाए मान लीजिए, तब आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्या तरीके हो सकते हैं शेफ बनने के। हो सकता है अपना खुद का होटल खोल लें, खुद का बिजनेस या खुद का एंटरप्रेन्योरशिप करके अपने होटल खोल के कुछ खुद शेफ बन जाए या हेड शेफ बन जाए या लोगों को गाइड करें। तो आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए कि अगर ये नहीं तो ये क्या। और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आप शेफ बन जाते हैं होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से पास होकर किसी 7 स्टार या 5 स्टार में, तो फिर क्या होगा, जो आप खाना पका रहे हैं वो हमेशा उसी तरीके से बनाइए, यानी अपने काम के प्रति वफादार रहिए। ऐसा नहीं कि आप शेफ बन गए तो बस आपका काम खत्म हो गया। तो पहली चीज क्या करना है कि आपको गोल सेट करना है कि ये मेरा गोल है। फिर उसको देखना है कि भाई इस गोल को पाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, और ये पेस, ये एनर्जी, डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन आपको दिखाना पड़ेगा। और जब यहां गोल मिल जाए तो हमेशा इसके प्रति वफादार रहना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, मेहनत करनी है। यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और ये उत्तर हैं आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो पहले देखते हैं, व्हाट मेक्स यू और कंप्लीट वर्क और स्टडीज विदाउट अदर्स चीयरिंग यू। क्या चीज ऐसी है जो आप खुद कर लेते हैं और बगैर किसी के चीयर किए हुए, यानी कम ऑन वेरी गुड बगैर किए हुए आप खुद कर लेते हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं। तो उसका उत्तर है सेल्फ मोटिवेशन, स्व प्रेरणा। खुद की प्रेरणा ही आपको वो चीज करने पर आमादा करती है या वो चीज करने पर आगे बढ़ाती है जब दूसरा आदमी इन्वॉल्व नहीं रहता, दूसरा आपको बकअप नहीं कर रहा होता, दूसरा आपको काउंसल नहीं कर रहा होता है, या दूसरा आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, प्रेरित नहीं कर रहा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या क्या है, 2 तरीके के होते हैं, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब ये होता है कि आप वो काम करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, यू फील गुड अबाउट इट। मतलब अगर आप मान लीजिए स्विमिंग करने गए और आपको स्विमिंग बहुत अच्छी लगी, तो ये आपका अगले दिन आप जब स्विमिंग जाने के लिए उत्साहित रहेंगे, ये आपका इंटरनल मोटिवेशन है। लेकिन मान लीजिए आप स्विमिंग कर रहे हैं और आपने बहुत अच्छी स्विमिंग करके रिकॉर्ड बना दिया, या फिर आप कोई स्विमिंग प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल कर ली और लोगों ने बहुत तारीफ करी और मान लीजिए आपको 10,000 रुपए का प्राइज मिल गया, तो ये आपका ये एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा। लोग तारीफ कर रहे हैं और आप इस जगह पे बना रहना चाहते हैं, हमेशा जीतना चाहते हैं, तो इसे हम एक्सटर्नल, बाहरी, ये आंतरिक है, ये बाहरी है। इस तरीके के 2 मोटिवेशन होते हैं। तो ए और सी इसका उत्तर है, इसका उत्तर सी है। रवि वर्क्स हार्ड टू गेट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड एट द एंड ऑफ ईयर, व्हाट टाइप मोटिवेशन इज दिस। तो ये बाहरी है। देखिए, जब आप अंदर से करते हैं, आपको अंदर से खुशी मिलती है, तो आंतरिक मोटिवेशन होता है। लेकिन क्योंकि रवि अवार्ड जीतना चाहते हैं, और अवार्ड कहां से मिलता है, कोई बाहरी संस्था होगी, उनका कॉलेज होगा या स्कूल होगा, वो उन्हें अवार्ड देगा, तो लोग ताली बजाएंगे, लोग उनको तारीफ करेंगे, लोग उनकी पीठ थपथपाएंगे, उनकी फोटो खींचेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, उनकी तारीफ होगी। तो इस तरीके से रवि बाहरी जो मोटिवेशन है, बाहरी प्रेरणा है, उसके कारण ये काम करना चाहते हैं। तो बी है इसका उत्तर। सेल्फ रेगुलेशन, गोल सेटिंग। सेल्फ मतलब आप, रेगुलेशन यानी आप कैसे अपना विनियमन करेंगे, अपने आप को कैसे रेगुलेट करेंगे, और लक्ष्य निर्धारण मतलब गोल या आपके जो एम है उनको कैसे सेट करेंगे, उनका निर्धारण कैसे करेंगे। गोल एंड सेटिंग स्मार्ट गोल। होता यह है कि एक आदमी, ये इंटरसेक्शन है जिसको हम चौराहा भी कहते हैं, यहां पर एक आदमी आके रुकता है, तो वो किसी से पूछता है, एक ज़ईफ आदमी है यहां, एक बूढ़ा आदमी है, उससे पूछता है कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, मैं यहां जाऊं, यहां जाऊं, यहां जाऊं या यहां जाऊं, कहां जाऊं। तो ये एल्डरली आदमी जो थोड़े ज़ईफ है, वो उनसे पूछते हैं आप जाना कहां चाहते हैं। तो ये बोलते हैं कि
मुझे पता नहीं मैं कहां जाना चाहता हूं। तो जो ज़ईफ हैं वो इनसे पूछते हैं, तब तो आप कहीं भी निकल जाइए, क्या ही फर्क पड़ता है। यानी किसी भी रोड पे चले जाइए जब आपको पता ही नहीं है कि आपको कहां जाना है। कितना सही है ये बात और कितनी इसमें सच्चाई है। जिंदगी में अगर आपका क्लियर विजन नहीं है, यानी कि आप अपने गोल को नहीं जानते, अपने मकसद को नहीं जानते, अपने गोल एम जो भी आपका ध्येय है उसको नहीं जानते, यानी कि आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं, और जो करना चाहते हैं उसको किस तरीके से करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलना बड़ा मुश्किल है। तो ध्यान रहे, आपका गोल बिल्कुल तीर की तरह सामने यहां पर निर्धारण होना चाहिए। यानी गोल वो आपके सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, जो आप डेडलाइन यानी जो आपके माइलस्टोन है कि मुझे अब इतना करना है, फिर उसके बाद इतना करना है, जो आपकी डेडलाइन है उसके हिसाब से इसको आप पाने की कोशिश करते हैं, अपने सपनों को हासिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको मदर फादर पॉकेट मनी देते होंगे। अब जो पॉकेट मनी देते हैं उस पॉकेट मनी का इस्तेमाल करके आप चाहते हैं कि भाई इतने दिनों में इतनी पॉकेट मनी मुझे हो जाएगी, मान लीजिए 6 महीने में, कि मैं एक बहुत अच्छा मोबाइल या कहे स्मार्टफोन ले सकता हूं। तो ये आपका गोल हो सकता है, ये आपका एम है, ये आपका लक्ष्य है। तो गोल सेटिंग का मतलब क्या होता है, लक्ष्य के निर्धारण का मतलब क्या होता है, कि हमारा लक्ष्य क्या है। पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कहां तक जाना है, किस चीज को पाना है, और क्या तरीका होगा, क्या जरिया होगा कि मैं उसको पाऊंगा। लक्ष्य निर्धारण या गोल सेटिंग का मतलब यह होता है कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। और क्या आपका तरीका हो, आपको केवल अर्जुन की तरह आंख दिखनी चाहिए मछली की। लेस इंपॉर्टेंट काम जो है इसको आप छोड़ देंगे, केवल इंपॉर्टेंट काम करेंगे। यही आपको सक्सेसफुल बनाएगा, यही आपको सफलता के नए आयाम तक ले जाएगा। तो मैं फिर से बताना चाहूंगा कि जो गोल सेटिंग है, यानी कि लक्ष्य का निर्धारण है, किसी भी जिंदगी में, चाहे आप पर्सनल लाइफ की बात करें, चाहे प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, नौकरी की बात करें, वहां जरूरी हो जाता है। क्योंकि यहां पर आप ये सवालों का जवाब देते हैं, या फिर ये सवाल अपने दिल में बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं कि आपको जिंदगी कैसे जीनी है, क्या जीनी है, क्या बनना है आपको, और जिंदगी में क्या पाना है आपको। हाउ टू सेट गोल्स। गोल्स का मतलब होता है एम, इसका मतलब होता है लक्ष्य, इसका मतलब होता है ध्येय, क्या आप पाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक है SMART, ये आपका एक्रोनिम है, इसको जब ओपन करेंगे तो बताऊंगा कि अगर आप स्मार्ट तरीका अपनाएंगे तो कैसे आप अपने गोल को पा सकते हैं। स्मार्ट में S आता है स्पेसिफिक के लिए। इसका मतलब यह होता है कि अगर आप 6 सवाल, आपका स्पेसिफिक मतलब बिल्कुल, यानी आपको पूरी जगह नहीं देखना है, केवल उस जगह देखना है जो आपका गोल हो, केवल उसी पे पॉइंट करना है। स्पेसिफिक का मतलब, अगर मैं आपको कुछ सवाल के जवाब अगर दूं, या फिर आप कुछ सवाल के जवाब अपने आप निकाल सकें, तो आप पता चल जाएगा आपको आपका गोल स्पेसिफिक है कि नहीं। पहली चीज, कौन इस गोल या कौन कौन इस ध्येय में, लक्ष्य में इन्वॉल्व है, उसका योगदान है या योगदान होगा। आप करना क्या चाहते हैं। सबसे पहली चीज, हु इज इन्वॉल्व इन दिस गोल, ये तो आप ही हैं, आप ही तो हैं इसमें, यू आर इन्वॉल्व इन दिस गोल। व्हाट डू आई वांट टू डू, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं शेफ बनना चाहता हूं, या मैं एयरक्राफ्ट इंजीनियर बनना चाहता हूं। कहां से शुरुआत करूंगा, पहले मैं अपनी स्टडीज करूंगा, फिर मैं कुछ इसके लिए पढ़ाई करूंगा। व्हाट डू आई स्टार्ट एंड फिनिश, व्हेन डू आई स्टार्ट एंड फिनिश, कब मैं शुरू करूं, कब मैं खत्म करूं। आज से शुरू करूंगा और तब खत्म करूंगा जब मुझे वो चीज मिल जाएगी। विच मीन्स डू आई यूज, क्या क्या तरीके होंगे, क्या क्या जरिए होंगे मुझे वो पाने के, जो भी मेरा लक्ष्य होगा। वाई एम आई डूइंग दिस, मैं कर क्यों रहा हूं, क्योंकि मेरी ये सोच है, मेरी ये चाह है, मेरा इंटरेस्ट है, और ये मेरी एबिलिटी भी है। ये सारे सवाल के जवाब आपको बताते हैं कि आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, आपका लक्ष्य स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि कौन से गोल स्पेसिफिक हो सकते हैं, कौन से नहीं। एक आपको लक्ष्य दिखाऊंगा जो स्पेसिफिक नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, ये स्पेसिफिक गोल नहीं है। स्पेसिफिक गोल का मतलब ये है कि आपको इंग्लिश पढ़नी है, तो इसके लिए आपको कोई ना कोई टीचर या कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी होगी। कोचिंग क्लास आपको स्कूल में तो मिलेगी नहीं, तो आपको स्कूल के बाद यहां जाना पड़ेगा, और आपको एक समय निर्धारण करना पड़ेगा, जैसे 4 महीने 6 महीने, इसमें मैं ये क्लास लूंगा, अंग्रेजी सीखूंगा, बोलने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद आज से 8 महीने बाद या साल भर बाद जो इंटर स्कूल
डिबेट कंपटीशन होने वाला है उसमें मैं अपना योगदान दूंगा या उसमें पार्ट लूंगा और मैं जीतने की कोशिश करूंगा। ये होते हैं स्पेसिफिक गोल। अगला होता है मेजरेबल, जिसका आप अनुमान लगा सके, जिसको काउंट कर सके, जिसको मेजर कर सके। तो अगर आप इन सवालों का जवाब दे कि हाउ मच कितना, हाउ मच कितना, छोटा बड़ा, कितना बड़ा है, कितना, हाउ मेनी कितने, कितना बड़ा कितना छोटा, हाउ डू आई नो दैट आई हैव अचीव रिजल्ट, आपको कब पता चलेगा कि आप वाकई में रिजल्ट पा गए या नहीं पा पाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मेजरेबल क्या होगा, नॉन मेजरेबल क्या होगा। अब आप देखिएगा ये बड़ा मेजर से इन्होंने शॉट मारा है और यहां पर ये पहुंच गए। मेजरेबल गोल अगर नहीं है, जैसे आई वॉन्ट टू बी रिच, मैं अमीर आदमी बनना चाहता हूं, ये कोई मेजरेबल गोल नहीं है। इसको आप कैसे काउंट करेंगे? मेजरेबल गोल वो होगा कि आई वॉन्ट टू हैव 5 times मोर मनी दैट व्हाट आई हैव टुडे इन माई हैंड एट द एंड ऑफ दिस ईयर। एक साल में मान लीजिए मेरे पास $1000 है या 1000 रुपए है, मैं चाहता हूं कि मेरे पास 5000 रुपए हो जाएं, तो ये एक मेजरेबल गोल है। आई वॉन्ट टू बी रिच, कितना रिच भाई, किससे रिच? आपके पास 1 रुपए है, 2 रुपए हो गया तो आप रिच हो जाएंगे? नहीं ना, मेजरेबल इसे कहते हैं। अचीवेबल, ऐसा गोल, ऐसा लक्ष्य जो आप वाकई में अचीव कर सके, है ना। आपको करना क्या है, एक बहुत बड़ा गोल है आपके पास, इसको आप थोड़ा छोटे छोटे भाग में तोड़ें ताकि इसको आप अचीव कर सकें। अगर आप कहें कि मैं प्लूटो जाना चाहता हूं, तो ये आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्लूटो जाना इतना आसान नहीं है। तो ऐसा गोल बनाइए, ऐसा लक्ष्य बनाइए जो अचीवेबल हो। कहने का मतलब एक गोल बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर इन माई स्कूल, मैं टीचर बनना चाहता हूं अपने ही स्कूल में। तो ये एक गोल तो हो गया, लेकिन ये अचीव कैसे करेंगे आप? तो इसको तोड़ेंगे। सबसे पहले आप अपना 12th क्लास कंप्लीट करेंगे, फिर आप ग्रेजुएशन जैसे बीएससी वगैरह करेंगे, या हो सकता है इंजीनियरिंग कर लें आप लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके बाद बीएड करेंगे, क्योंकि बीएड एमएड जरूरी होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ताकि आप टीचिंग कर सके। और उसके बाद आप जॉब अप्लाई करेंगे, और उसके बाद जब जॉब अप्लाई करने के बाद आप सक्सेसफुल होंगे, तभी आप ये कर सकते हैं। तो आपको हिज्जों में, आपको पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा, तभी अचीवेबल होगा। उसके बाद है रियलिस्टिक, यानी कि सच्चाई। जैसे मैंने प्लूटो का एग्जांपल लिया, आप प्लूटो में जाके शाम को सैर करना चाहते हैं, प्लूटो हमारा एक प्लैनेट है, तो वो रियलिस्टिक बात नहीं है। रियलिस्टिक वो होगा, अच्छी सोच है, ऐसा नहीं है लोग प्लूटो पहुंच रहे हैं या पहुंचेंगे आगे चल के, लेकिन रियलिस्टिक वो होता है कि भाई ऐसा गोल जो हम पाना चाहते हैं और हम जिसके लिए कार्रवाई कर सकते हैं, जिसके लिए हम मेहनत कर सकते हैं और हम वाकई में उस गोल को अचीव कर सकते हैं। जैसे अनरियलिस्टिक गोल मैं आपको बताता हूं, आई विल रीड माई एंटायर ईयर सिलेबस इन 1 day एंड गेट गुड मार्क्स। मतलब पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है वो आप एक दिन में करना चाहते हैं, 1 day। क्या ये अचीवेबल है? ये अचीवेबल हो सकता है कईयों के लिए, मैं नहीं जानता हूं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा इसको, लेकिन ये रियलिस्टिक ही नहीं है। रियल हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि हर दिन में 3 घंटे स्कूल के बाद मैं पढ़ाई करूंगा, जो मुझे पढ़ाया जाएगा वो मैं पढ़ूंगा और आगे की भी तैयारी करूंगा, और तब मैं कोशिश करूंगा कि मेरे अच्छे मार्क्स आए। तो बिल्कुल 3-4 घंटे अगर आप लग के पढ़ लेते हैं, तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो यही तो करते हैं। जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो आके पढ़ लेते हैं, एक तो स्कूल में पढ़ा हुआ, एक आके वापस आप घर में पढ़ते हैं होम, तो आपका एकदम पक्का हो जाता है। फिर एग्जामिनेशन के पहले जब पढ़ेंगे तो आपको सब चीजें जानी हुई लगेंगी, नई चीजें नहीं लगेंगी। तो कहने का मतलब गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। जैसे देखिए फीबी ने कैसे गले कुछ बनाया और कार बना लिया फटाफट, ओके, ये रियलिस्टिक है। ये फीबी जो है, इनको आप जानते होंगे, फ्रेंड्स में आती थी। टाइम बाउंड, समय, ऐसा नहीं कि कोई चीज अनंतकालीन चलनी है, इसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, इसकी एक समय अवधि होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल अगर दूं, तो आई वॉन्ट टू लूज 10 kg समडे, मैं 10 kg घटाना चाहता हूं। अब ये तो बड़ा वेग सा आपका गोल हो गया। अगर आप कहते हैं आई वॉन्ट टू लूज 10 kg इन 6 months, 6 महीने के अंदर मैं ये सारी चीजें करने वाला हूं और अपना जो वेट है वो 10 kg मैं कम कर लूंगा, तो ये एक टाइम बाउंड है कि मैं इतने समय में इतना करना चाहता हूं। ओके, तो मैंने आपको जो बनाया वो है स्मार्ट तरीके। इस तरीके से आप निर्धारण करेंगे अपने गोल्स का, ध्येय का, एम का, अपनी लाइफ में जो आप पाना चाहते हैं मकसद का। जो भी हमने डिस्कस कर लिया वो सब इस सवाल जवाब में आ जाएगा, व्हाट इज गोल सेटिंग। तो एक एक करके देखते हैं। गोल सेटिंग का मतलब होता है लक्ष्य का निर्धारण। ये हमको एज ए इंडिविजुअल या फिर किसी को अपनी जिंदगी में क्या पाना है उसके लिए प्रेरित करता है, उसके लिए तैयार करता है। हम क्या करना चाहते हैं, क्या उसमें हम हमारे रास्ते हैं उस ध्येय को पाने के लिए। एक बार हम जब डिसाइड कर लेते हैं तो हमको करना क्या है, और उसके बाद हम जब उसको पा लेंगे तो हमको सक्सेस मिलेगी। तो मोटिवेशन, उस काम को करने के लिए हम प्रेरित होते हैं और उसको काम करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इन स्मार्ट गोल्स व्हाट डज एस स्टैंड फॉर?
तो एस जैसे मैंने बताया था, एस होता है स्पेसिफिक गोल। स्पेसिफिक गोल का मतलब ये होता है कि 6 क्वेश्चन अगर आप आंसर करते हैं तो स्पेसिफिक हो जाएगा। जैसे आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, ये स्पेसिफिक नहीं है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्पेसिफिक गोल क्या होता है? आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहूंगा, मैं एमबीबीएस करना चाहूंगा पहले, जब मेरा स्कूल खत्म हो जाएगा। एमबीबीएस डिग्री के बाद मैं हॉस्पिटल में नौकरी के लिए अप्लाई करूंगा या अपना एक प्राइवेट क्लिनिक खोलूंगा। तो अब देखिए क्या क्या चीजों का जवाब दिया जा रहा है। हु इज इन्वॉल्व इन दिस गोल? आप इन्वॉल्व हैं क्योंकि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। व्हाट डू आई वांट टू डू? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, ये सवाल का जवाब हो गया। वेयर डू आई स्टार्ट? मैं सबसे पहले अपनी स्कूल खत्म करूंगा, उसके बाद मैं एमबीबीएस करूंगा। व्हेन डू आई स्टार्ट एंड फिनिश? जब मैं स्कूल कर लूंगा, एमबीबीएस खत्म कर लूंगा, उसके बाद मैं अपना क्लिनिक खोलूंगा, या फिर मैं अपना किसी सरकारी जॉब के लिए, डॉक्टरी जॉब के लिए अप्लाई करूंगा। यहां पर आप स्टार्ट फिनिश कह सकते हैं। विच मीन्स डू आई यूज? मैं एमबीबीएस करूंगा तभी तो मैं बन पाऊंगा। वाई एम आई डूइंग दिस? बिकॉज मेरा मन है, मेरा दिल है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, लोगों की सेवा करना चाहता हूं। What is the best way to work on long term goal? लॉन्ग टर्म गोल का मतलब यह होता है कि दूरदेशी, मतलब एक ऐसा गोल जिसको समय लगेगा और वो बड़ा गोल है। तो सबसे पहले आपको पहला काम करना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म गोल है क्या? लॉन्ग टर्म मतलब लंबी अवधि वाला गोल। पहले आप ये सोचिए कि मैं कुछ सालों में क्या करना चाहता हूं। जैसे हमेशा एचआर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन। अब आपको बड़े बड़े आइडियाज, ब्रॉड आइडियाज में अपने गोल को डिसाइड करना है और अपने गोल को बाकायदा लिख भी लीजिए आप, कोई बात नहीं। और उसके बाद इस बड़े गोल को आप थोड़ा छोटा 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 तोड़िए और देखिए कि मैं इसको कैसे अचीव करूंगा, फिर इसको कैसे अचीव करूंगा। और ये देखिएगा कि इतना छोटा करिएगा कि ये मैनेजेबल हो। बहुत बड़ा गोल एक साथ नहीं अचीव कर पाएंगे। दूसरी चीज आती है इसमें अचीविंग योर लॉन्ग टर्म गोल। कैसे इसको पाएंगे? जो आपको जैसे मैंने बताया अलग अलग पार्ट है, उसको 1 by 1 लीजिए, छोटे गोल्स में तोड़िए, हर इसके लिए टाइम टेबल बनाइए। जैसे 6 महीने, ये 1 साल, ये 1.5 साल, ऐसे करके बनाइए इसको। सेल्फ डिसिप्लिन से काम करिए। ऐसा नहीं कि 6 महीने का 8 महीना हो जाए, 1 साल का 2 साल हो जाए। और हमेशा कोशिश करिए कि ये गोल आप टाइम पे अचीव करेंगे। देखें कि आपने सक्सेस अचीव किया है कि नहीं। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो क्या आपने बायो लिए है मैथ्स में, इसमें 11th में, और बायो के आप ठीक से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसके साथ आप कोचिंग की भी कर रहे हैं या फिर आगे की तैयारी कर रहे हैं, नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो उसको किस तरीके से आप दूर करेंगे, लोगों की मदद लेंगे और इससे पार पाएंगे ताकि आप डेडलाइन ना मिस करें। और फाइनली बात आती है स्टे मोटिवेटेड। कभी कभी क्या होता है कि हमारे हर्डल्स बहुत ज़्यादा आते हैं और उसमें हम अपने पूरी तरीके से डीमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, थोड़ा अपने गोल को आपको अपना खुशी से, मतलब ऐसा नहीं कि गोल मेरे ऊपर प्रेशर है इसलिए करना है, नहीं, ये मेरी खुशी है, मैं ये बनना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। और अपने हर एक छोटी छोटी जब आपको सक्सेस मिले उसमें खुश होइए, आनंद लीजिए, पिक्चर देखिए, दोस्तों के साथ बात करिए, और फिर आपको लॉन्ग टर्म गोल आने में, ये सब अगर आप करेंगे, मिलने में कोई भी नहीं रोक सकता। यहां है सेल्फ रेगुलेशन, टाइम मैनेजमेंट। 2 चीजों की बात करेंगे। सेल्फ मतलब होता है खुद का नियंत्रण या कहें विनियमन, और टाइम का मतलब होता है समय। समय का को किस तरीके से प्रबंधित करेंगे, प्रबंधन कैसे करेंगे। समय का प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट, और इसकी जरूरत क्यों है और इसकी महत्ता क्या है, इसका महत्व क्या है। तो एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। होता यह है कि ये आप देख रहे हैं, इनका नाम है समीर। अभी जो समीर साहब है थोड़े आलसी हैं, लेजी हैं। ये जो भी काम होता है उसको आगे बढ़ा देते हैं या कहें पोस्टपोन कर देते हैं, आगे के लिए छोड़ देते हैं। इनके पिताजी जो है इनसे आग्रह करते हैं, इनको समझाते हैं कि बेटा समय की कीमत को समझो। समीर अपने पिताजी से कहते हैं कि ठीक है पिताजी, मैं कोशिश करूंगा कि कभी भी किसी काम को पोस्टपोन ना करूं या फिर आगे की तरफ ना बढ़ा दूं, उसको आज ही कर दूं या उसी समय कर दूं। अभी क्योंकि ये गाते बड़ा अच्छा थे, सिंगिंग बहुत अच्छी थी, तो इनको प्रथम प्राइज मिल जाता है, फर्स्ट प्राइज मिल जाता है। सिंगिंग में बहुत अच्छा गाते थे। अब इनको कहा गया कि भाई आप प्राइज लेने आ जाइए, प्राइज सेरेमनी हो रही है। लेकिन क्योंकि ये थोड़े आलसी थे, ये नहीं गए, और आज ना जाके ये अगले दिन गए। लेकिन आज यानी जिस दिन जाना था, जिस दिन इनको प्राइज के लिए बुलाया गया था, उसी दिन की इनको टिकट प्राइज में मिलने वाली थी। और वो जो टिकट थी वो थी सर्कस शो की। सर्कस शो की जो टिकट है वो इनको उसी दिन की मिलनी थी, लेकिन ये अगले दिन जाते हैं। तो जो सर्कस का शो था वो इनके लिए एक तरीके से ये टिकट बेकार हो जाती है। समीर को समझ में आ जाता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा जो सबक है, लेसन है, वो ये है
समय समय बलवान है और समय पे की हुई गई चीज और सही समय पर की गई चीज यही मायने रखती है। तो समय, जानकारी, नॉलेज, आपकी जिंदगी, सक्सेस सबसे रिलेटेड है। तो इसमें एक शब्द आएगा टाइम मैनेजमेंट। इसका मतलब है समय को प्रबंधित करना, यानी कि आपको समय को मैनेज करना है। यानी आप समय को समझ के दिमाग में टाइम के हिसाब से प्लान और कंट्रोल कर सके। समय को वैसे तो ना कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन समय के हिसाब से प्लान जरूर किया जा सकता है कि इस समय मैं ये करूंगा, यहां से यहां, यहां से यहां मैं ये करूंगा, यहां से यहां मैं ये करूंगा। यानी कि आपने एक टाइम टेबल बनाया और वो टाइम टेबल जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं 6 घंटे दिन में सोऊंगा, 6 घंटे रात में सोऊंगा, ये तो टाइम टेबल नहीं हुआ। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि आप स्कूल गए और स्कूल में आपको होमवर्क मिला। अब होमवर्क आपने कहा कि चलो यार ऐसे करेंगे, रात को कर लेंगे, एक मैच आ रहा है क्रिकेट मैच, उसको देख लेंगे, या फिर आपका कोई टीवी का प्रोग्राम है, या फिर गेम खेल के देख लेंगे, या आज बहन का बर्थडे है उसको मना के देख लेंगे। उसके बाद रात के 9, साढ़े 9, 10 बज जाते हैं और आपको नींद आने लगती है, तो आप ये होमवर्क नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बेटर क्या है कि समय का प्रबंधन, यानी कि आज इस होमवर्क को स्कूल से आते ही कर लीजिए। उसके बाद आपके पास काफी समय बचेगा, ये समय, और उसके बाद आप पूरे समय के का इस्तेमाल करके अपनी बाकी की चीजें कर सकते हैं। तो समय को पोस्टपोन मत कीजिए, अपने काम को पोस्टपोन मत कीजिए और समय के हिसाब से काम कर लीजिए। समय प्रबंधन के कुछ उदाहरण हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो उदाहरण नहीं है। तो समय प्रबंधन, समय जैसे मैंने कहा किसी के लिए नहीं रुका आज तक। आज जो आपके पास समय है, जिंदगी जो है 70 से 80 साल की है। अब किस तरीके से हम, और आधा आधा जो समय है वो सोने में निकल जाता है। तकरीबन 8 घंटे, और दिन में अगर 1 घंटे सोते हैं आप तो 9 घंटे आप सोने में निकाल देते हैं। तो आधी से थोड़ी कम जिंदगी आप सोने में निकाल देते हैं। तो जरूरी ये होता है कि इस समय को आप जितना भी समय आपके पास है उसका अच्छा यूटिलाइजेशन करें। कभी आप बीमार भी पड़ेंगे, कभी आपके घर में कुछ इवेंट भी होंगे, तो समय तो बहुत जाया होगा ही। लेकिन जो क्वालिटी समय है वो आपको खुद पाना है, निकालना है। समय आपको नहीं बोलेगा कि ये करिए, आपको खुद करना पड़ेगा। तो यहां मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। ये जो समीरा आप देख रहे हैं, ये बड़ी पंक्चुअल है, यानी काफी डिसिप्लिन है स्कूल में। ये हर दिन एक शेड्यूल है इनका, यानी स्कूल का और अपना, उसको फॉलो करती हैं। ये पहले ही प्लान कर लेती हैं मुझे क्या पढ़ना है और मेरा खेलने का समय क्या है। यानी कि मेरे पास इतना समय है तो मेरा ये समय पढ़ने का है, ये समय खेलने का है, ये समय सोने का है। इस तरीके से इनका सब चीजें मतलब टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से इन्होंने प्रबंधन किया हुआ है। अब निशा का प्रबंधन देखिए, एक तो ये लेट आती है काम पे, और या कहीं स्कूल में लेट आती है। जो इनको असाइनमेंट्स मिलते हैं, जो भी इनको होमवर्क मिलता है, या फिर ऑफिस में काम करती है तो प्रोजेक्ट मिलता है, ये समय पे नहीं कर पाती है, डेडलाइन कभी मीट नहीं कर पाती। इसके अलावा ये कोई एक्टिविटी होती है, कोई कहता है चलो यार पार्टी में चलेंगे, आज किसी का बर्थडे है, चलो यार आज शादी है किसी की, चलो रिश्तेदारों से मिलने जाना है, वो सारी एक्टिविटीज में ये ज्यादा ध्यान दे देती है या उसमें कैरिड अवे हो जाती है। और जो मेन काम है, मेन काम क्या है, अपनी जिंदगी बनाना, अपनी लाइफ बनाना। क्योंकि जब आपके पास पैसे आएंगे, जब आपके पास अच्छी नौकरी होगी, तभी आपके लोग इज्जत करेंगे, तभी आप एक क्वालिटी लाइफ जी पाएंगे, है ना। ना रिश्तेदार आपको पैसे देने आएंगे, ना आपके भाई बहन देने आएंगे, आपको अपनी जिंदगी खुद बनानी है। तो समय का जो प्रबंधन है, जिसे हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, ये अगर आप सही से करते हैं तो आपको ये बहुत सारी चीजों में फायदा करता है। इसमें जो पहली चीज आती है वो आपकी आती है कि अपने कामों को आप समय पे ही कर पाएंगे। यानी कि किसी की, अगर आप समय पे काम नहीं करते हैं तो या तो आपको किसी की बात सुननी पड़ेगी, या आपको लॉस हो जाएगा, किसी की डांट सुननी पड़ेगी, या कोई नुकसान हो जाएगा। इसके लिए एक टाइम टेबल, अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं, यानी कि शेड्यूल बनाते हैं कि मुझे इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, चाहे हर दिन आप नहीं फॉलो कर पाए, लेकिन मोटे तौर पे इसको आप फॉलो करें। इससे एक फायदा यह होगा कि आपको पता लग जाएगा कि देखो मैंने जो एक एक्सरसाइज की है, इसमें 15 सवाल थे। आज जो एक्सरसाइज है इसमें करीबन 20 सवाल है, तो 15 सवाल को मुझे लगा था आधा घंटा, तो इसको तकरीबन 45 मिनट लगना चाहिए। ऐसा आपके पास आइडिया हो जाएगा, है ना। होमवर्क हो, कोई असाइनमेंट हो, कोई जॉब हो, कोई काम हो, वो आप समय पे कर पाएंगे, कभी भी आप लेट नहीं होंगे। और समय आपकी वैल्यू आपको पता लग जाएगी, और समय को आप खराब नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि समय खराब करना, समय की बर्बादी, ये जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान है। लोग समझते हैं पैसा चला गया, लोग सब समझते हैं यार सामान चोरी हो गया, ये जो भी समझते हैं, समय की चोरी सबसे बड़ी चोरी है बेसिकली। लैडर, सीढ़ियां, तो उन सीढ़ी के हिसाब से अगर हम 4 स्टेप्स देखें,
मतलब अगर आपको सही तरीके से इफेक्टिव का मतलब ये होता है इफेक्टिव यानी वो वैसा समय प्रबंधन जो वाकई में फायदा करेगा, कारगर होगा। तो कारगर कैसे होगा? तो उसके लिए 4 स्टेप्स हम देख सकते हैं और अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। तो देखिए पहला पहला क्या है? पहला स्टेप ये है, अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं अच्छी तरीके से, हर दिन की एक्टिविटी या काम को प्लान करें पहले। अगर आज आप रात को सोते हैं तो अगले दिन आपको क्या करना है पूरे दिन वो आपको पता होना चाहिए, पहली चीज। यानी आपको पूरा टाइम टेबल आपका पता होना चाहिए, टाइम टेबल को आप फॉलो करेंगे। ओके। दूसरी चीज ये है कि जैसे आप सुबह उठते हैं तो बिस्तर बनाइए, ये सबसे पहला काम होता है जो जो डिसिप्लिन या कहें कि एक सही दिन की शुरुआत करता है। जहां भी आप बैठते हैं, जहां भी आप काम करते हैं, उसको क्लीन रखिए, साफ सुथरा रखिए, बिल्कुल, ताकि आपका दिमाग, आपका काम, आपकी हर चीज क्लीन रहे, साफ सुथरी रहे। राइट। कोई सामान आप उठाते हैं, कोई किताब आप उठाते हैं, कोई चीज उठाते हैं, उसको वहीं रख दीजिए जहां से बिल्कुल सही जगह पे आप उसको वापस रख दीजिए जहां आपने उठाया है। तो इससे क्या होगा? एक तो टाइम बचेगा और जिंदगी या लाइफ आपकी बिल्कुल डिसिप्लिन चलेगी, या ये कहें कि इफेक्टिव चलेगी। एक समझदारी की जिंदगी आपकी आगे बढ़ेगी। वरना हौच पौच रहेगा, ये नहीं है, वो कहां चला गया, मतलब हमेशा टेंशन रहेगा, कभी स्ट्रेस भी हो सकता है। दूसरा स्टेप जो है, समय को किस तरीके से प्रबंधित करेंगे और क्या उसका सही तरीका है। प्रायोरिटाइज का मतलब ये होता है कि आपको ये निश्चित करना होगा कि ये 4 आपके पास काम है, इन चारों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा जरूरी है, और कौन सा रिडंडेंट है या वेस्ट है, उसको आप छोड़ सकते हैं। ओके। तो इसको हम कहते हैं टू डू लिस्ट। टू डू मतलब क्या काम करने हैं। तो ये टू डू लिस्ट देख रहे हैं आप। ये टू डू लिस्ट का मतलब ये है कि उसमें आप काम लिखिए कि मुझे कल मॉम को डॉक्टर के पास ले जाना है, ये आपका सबसे जरूरी काम है। असाइनमेंट कंप्लीट करना है, अपनी एक दोस्त से बात करना है, उसको आप लास्ट में ले आइए, टॉक टू फ्रेंड। इस तरीके से आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। यानी कि आपको रैंक करना पड़ेगा कि जरूरी काम क्या है। जैसे सबसे जरूरी काम है आपका होमवर्क, आपको जो काम मिला है, जो आपको काम करना है। क्योंकि अगर आप ये पहला काम सही से कर लेंगे तो बाकी के लिए आपको समय मिल जाएगा, और बाकी उसके बाद जो आपको समय मिलता है तो आप किसी से फोन पे बात कर लीजिए, या कोई डिस्कशन करना है, या कोई मूवी देखना है, कोई प्रोग्राम देखना, वो बाद में देख लीजिए। लेकिन जरूरी ये है कि असाइनमेंट करिए, स्कूल का काम करिए, आगे की तैयारी करिए, कोई एग्जामिनेशन की तैयारी करिए, और उसके बाद बाकी चीजें करिए। तीसरा स्टेप आता है इसमें कंट्रोल। होता यह है कि जैसे कोई कहता है चलो यार पार्टी में चलते हैं, आपका एकदम दिमाग वहां चला जाता है, उसमें मजा आएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, कभी कैरिड अवे हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी में हर आदमी खुशियां चाहता है, मजा चाहता है, आनंद चाहता है, और उसमें वो वहां पर जाने की कोशिश करता है, और वो बहुत आसान होता है। जैसे कहते हैं ना कि बुरी आदतें लगना बड़ा आसान होता है, लेकिन अच्छी आदतें पाना और उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे हम चैट करते हैं फोन पे, आमतौर पे जो यंगस्टर्स हैं वो अपने गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से गॉसिप करते हैं, या कोई ऐसी उल्टी सीधी वेबसाइट्स हम सर्च करने लगते हैं, या फिर कोई किसी ने कुछ कह दिया तो उसी पे चले जाते हैं। हमको जरूरी यह है कि इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आजकल सोशल मीडिया या लोग इतना भरे पड़े हैं, यूट्यूब या और भी आप प्लेटफॉर्म देखें, लोग उसमें कैरिड अवे हो जाते हैं। एक वीडियो देखना शुरू करते हैं, नेटफ्लिक्स देखना शुरू करते हैं, अमेजन प्राइम देखना शुरू करते हैं, और उसके बाद उसको देखते ही चले जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनकी उम्र में जो सक्सेस पानी है, जो लोग देख रहे हैं, जो कमा रहे हैं, वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे ख्याल से लगता है कि जो 18 साल से कम है, उनको जरूरी है कि अपने आज की जिंदगी बनाएं, ताकि जब वो 48 साल के हों तब उनको इज्जत से सलाम किया जा सके। ट्रैक का मतलब ये होता है कि आपने कौन सा काम किया, कौन सा नहीं किया, किस समय को आपने खराब किया, कौन सा समय आपने इफेक्टिवली यूज किया। यानी कि आपको पता है कि यार ऐसा है कि ये जो बंदा है ना, ये हर दिन आ जाता है, या हर दिन मुझे देख एक 1.5 घंटा फोन करता है, वो कोई भी हो सकता है ना। आपको वो जो चीज अपनी जिंदगी से निकाल देनी है। आपको ये लगता है कि मेरी जो फैमिली का टाइम है, फैमिली में मिलना जुलना या बर्थडे मनाना या फिर आनंद करना, ये बहुत ज्यादा हो जाता है, या फिर कहें कि यार कोई भी धार्मिक हो सकता है, रिचुअल हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है जो समय थोड़ा सा आपका लेके जाती है। उन सबसे आपको देखना है कि ये मेरा समय खराब करे, क्योंकि मैं जब फ्यूचर बना लूंगा अपना, मैं जब रोटी कमाने लगूंगा, तब तो मैं सारी चीजें कर सकता हूं ना। टिप्स फॉर प्रैक्टिसिंग द 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अब जो 4 स्टेप्स हैं, और 4 स्टेप्स क्या क्या है? 4 स्टेप्स जो अच्छी तरीके का और साफ सुथरा या फिर कहें कारगर तरीके का समय प्रबंधन है, जिसमें हम पहला कहते हैं ऑर्गेनाइज, दूसरा प्रायोरिटाइज, तीसरा कंट्रोल, और चौथा ट्रैक। ये हम कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए पहली चीज ये है कि कोई भी काम को आगे के लिए ना छोड़ें, जो करना है वो आज ही कर लीजिए। जैसे कहते हैं ना कि दूध को अगर आप आज गर्म नहीं करेंगे तो वो फट जाएगा, है ना।
तो उसको दूध को आपको आज ही गर्म करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। खाने को आप 2 दिन नहीं रख सकते हो, खराब हो जाएगा, फ्रिज में रखना पड़ता है, फिर वो तो फ्रिज में निकालने के बाद आप खाने में मजा नहीं आता है। अपने कमरे को, अपने स्कूल डेस्क को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखिए, ये सब चीजें क्लीन रखिए। और नो डिस्टर्बेंस जोन। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं। जब मैं 9th मैंने पास की, तो 10th में मेरी माता जी ने जो टीवी है ऊपर उठा के रख दिया। बहुत सालों पहले की बात है, उस समय तो ये सब इस तरीके से डिजिटल भी नहीं होता था, एनालॉग ही होता था, दूरदर्शन वगैरह आता था। तो 10वीं में जब मैं आया तो मेरी मदर ने अपनी जो टीवी उठा के रख दिया। और उसके बाद हम लोग ने थोड़ा सा मेहनत भी करना चाह रहे थे, तो मैं और मेरा ब्रदर दोनों ने, हमारे पास टाइम ही नहीं, मतलब कोई और काम करने को था ही नहीं। अब हम टीवी में ही टाइम वेस्ट करते थे। दोस्तों को, मेरी मदर, जैसे हमारा घर इस तरीके से था, यहाँ घर था और ये पाथवे था, तो जैसे ही दोस्त आते थे ना, मेरी मदर यहाँ से जाके उनको मना कर देती थी कि बेटा जो भी बात करना है मुझसे बता दो। तो दोस्तों ने भी आना बंद कर दिया एक तरीके से। तो नो डिस्टर्बेंस जोन लगा दिया वो, और उनका आज कारगर ऐसा हुआ कि आज हमें थोड़ा सा फायदा हुआ है। ध्यान रखिए, जो समय हम खराब करते हैं, जिसको हमको लगता है कि ये हम बच नहीं सकते फैमिली में उससे, प्रेशर से, या जो भी दोस्तों के प्रेशर से, लेकिन समय नहीं खराब करना भाई, क्योंकि आपकी फैमिली और आपका दोस्त आपको थोड़ी ना रोटी खिलाएगा। टू डू लिस्ट आपको बताना है कि मुझे ये पहले ये प्रायोरिटी है भाई, मेरी ये बात की प्रायोरिटी है, इनको छोड़िए, पहले ये करना, अपनी जिंदगी बनानी है, प्रायोरिटाइज करना है मतलब। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप गलत समय अपना वेस्ट कर रहे हैं, उसमें प्रोडक्टिव करिए। जैसे आज मान लीजिए आप कोई नौकरी भी करते हैं और आपको 6 घंटे 4 घंटे फ्री मिलता है, तो उसमें ऐसा कुछ करिए जो आपके लिए प्रोडक्टिव हो। कुछ पढ़िए, कुछ लिखिए, किसी को सिखाइए, कुछ ऐसा करिए जो 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 सोसाइटी को फायदा करे, आपको फायदा करे। अब कुछ सवाल जवाब है, वैसे तो हमने डिस्कशन जो किया है उसमें उसको कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी इसमें डिस्कशन करना जरूरी है। पहला है, व्हाट इज द टाइम मैनेजमेंट एंड हाउ कैन यू मैनेज योर टाइम। समय का प्रबंधन क्या होता है और किस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। समय का प्रबंधन का मतलब यह होता है आपकी काबिलियत या एबिलिटी, किस तरीके से आप समय के हिसाब से चीजों को प्लान करते हैं और कंट्रोल करते हैं, राइट। तो इसमें हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला है आप ऑर्गेनाइज, प्रायोरिटाइज, कंट्रोल और ट्रैक। ऑर्गेनाइज का मतलब यह होता है कि आपको अपनी हर दिन की एक्टिविटी को, डे टू डे एक्टिविटी को प्लान करना है, एक टाइम टेबल बनाना है जिसको फॉलो करना है, आसपास की सारी चीजें क्लीन और बिल्कुल सलीके से रखनी है, जो चीज है जहां से उठाए वहीं रख दे, और इससे आपका समय बचता है। दूसरा है प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज का मतलब ये होता है कि एक टू डू लिस्ट बनाइए कि भाई ऐसा है कि मेरी पढ़ाई सबसे पहले है, मेरी जॉब, मेरी आगे की जो कंपटीशन की तैयारी है वो ज्यादा जरूरी है, बाकी मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, ये बाद में आती है, इसको बाद में देखिएगा। कंट्रोल की बात, आपको जरूर बुरा लग रहा होगा कि मैं फैमिली को बाद में कर रहा हूं, लेकिन जरूरी यह है कि आपको अपनी जिंदगी बनाओगे तभी तो फैमिली की केयर कर पाओगे। कंट्रोल की बात आती है कि आपको यह देखना है कि भाई मैं कौन सा समय खराब कर रहा हूं। खास तौर पे इस उम्र में लोग प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं, दोस्ती यारी में पड़ जाते हैं, ऐसी चीजों में पड़ जाते हैं जो उनको लगता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं और आज ये समय है और यही समय में मजे करने चाहिए, लेकिन वो ये नहीं समझते कि आगे चल के वो नुकसान करेगा आगे चल के। क्योंकि होता क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। ये घर है और ये चौराहा है, तो घर पे थप्पड़ इसलिए पड़ता है कि आप चौराहे पे जाके लोगों से थप्पड़ ना खाए, क्योंकि आप गलत जब करते हैं तो आपके माँ बाप आपको सिखाते हैं, तो वो इससे सीखना चाहिए आपको। तो कंट्रोल होना चाहिए आपको अपनी चीजों पे, अपने इंद्रियों पे। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। ट्रैक का मतलब ये है कि अभी आपने ये काम तो कर दिया है ना, बना दिया टाइम टेबल वगैरह, ये भी देखना है कि भाई मैंने कहाँ समय वेस्ट किया, किस कारण से मेरा ज्यादा समय खराब होता है। क्या मैं ज्यादा सोता हूँ, क्या मैं अपने दोस्तों से ज्यादा बात करता हूँ, क्या मैं परिवार में ज्यादा समय दे रहा हूँ, या मेरा परिवार ज्यादा समय खा जाता है। मेरे परिवार में 20 लोग हैं, किसी की ब्याह है, किसी की शादी है, किसी कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो मैं अपनी आगे की कैसे जिंदगी को नए आयाम दूंगा। तो ट्रैक इसे कहते हैं। हाउ कैन ट्रैकिंग योर टाइम हेल्प यू। अगर देखिए, ये टाइम है, आपको पता है 24 घंटे आपके पास है ना। सुबह मान लीजिए आप 7 बजे उठते हैं, रात के मान लीजिए 11 बजे सोते हैं। अब आप ट्रैक करिए, तो ट्रैकिंग से क्या होगा कि आपको अपनी जिंदगी का पर्सपेक्टिव पता चलेगा कि भाई मुझे करना क्या है, मेरी जिंदगी का एम क्या है। जैसे मान लीजिए आपको आईआईटी में जाना है, या आपको मेडिकल करना है, या आपको कुछ मान लीजिए कोई चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, बहुत सारी तरीके चीजें हो सकती है, या आपको गेम्स में जाना है, म्यूजिक में जाना है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं, कोई भी जॉब हो सकता है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि क्या मैंने अपना, जैसे 7 बजे उठा, फिर नहाना धोना वो तो आता है, नाश्ते में आपका 8 साढ़े 8 बज जाएगा, फिर आपको स्कूल जाना है उसके लिए टाइम लग जाएगा, या फिर कॉलेज जाना है, या फिर जॉब जाना है, तो आपके पास फिर जॉब करोगे या फिर स्कूल करोगे आप 9 से 5, 9 से 4 ऐसा हो जाएगा। आपके पास शाम को बस 4 या 5 घंटे मिलते हैं अपने लिए, है ना। उसमें आपको पिक्चर भी देखनी है, उसमें आपको खाना भी खाना है, तो बड़ा कम समय है हमारे पास। तो हमें देखना है कि कितना एक्चुअल हमने समय का इस्तेमाल किया है ना। अब वो चीजें जो मेरे लिए थी, मैं उसको बाकियों के लिए, और मेरे लिए क्या चीज थी, मतलब मैंने अपना समय वाकई में अपने लिए खर्च किया है, अपनी जिंदगी के लिए खर्च किया है,
और मैं जो वाकई में प्रायोरिटी समझ रहा हूँ, वो मेरी प्रायोरिटी है कि नहीं, वो नहीं है मेरी प्रायोरिटी भाई। ओके। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप समय का सही तरीके से प्रबंधन करेंगे, तब आप अपने आप को रिच भी समझेंगे, मतलब अंदर से आपको लगेगा कि मैं अमीर हूं। चलिए साहब, ये बात होती है इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।